अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम एसएसटी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप अपनी बुक देख लिए। आपकी बुक का नाम है सोशल प्लानिट, क्लास 7 की आपकी एसएसटी की बुक है। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम आपको सिलेबस बता देते हैं, जो एनुअल का सिलेबस है, तो उससे आप देख लिए यहाँ पर और कंटेंट ओपन कर लिए। तो देखिए स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने ऑलरेडी यहाँ पर आपको सिलेबस मार्क करा दिया था पिछली बार, ठीक है। हिस्ट्री का बता दिया था, सिविक्स का बता दिया था, जियोग्राफी का हमने कहा था कि नेक्स्ट टाइम बताएंगे। तो यहाँ देखिए, हिस्ट्री में हमने बताया था आपके 2 चैप्टर्स, ठीक है। हिस्ट्री में हमने बताए थे आपके 2 चैप्टर्स, ये आपका हिस्ट्री का है, ठीक है। हिस्ट्री में हमने बताया था कि चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 10, चैप्टर नंबर 9 हमने कट करवा दिया था, ठीक है। चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 10 ये बताया था आपको कि ये दोनों आपको एनुअल में पढ़ना है। उसके बाद फिर हम ज्योग्राफी पे अब बात करते हैं। अब तो ज्योग्राफी में हमारे 3 चैप्टर थे, चैप्टर 18, 19, 20, ठीक है। तो 18 और 20 हमने जो है ये लगा दिया है आपका किस में, जो कि एनुअल में आएगा। और जो चैप्टर नंबर 19 है ये हमने कट करवा दिया है। तीनों ही चैप्टर आसान है, तीनों ही चैप्टर जो है छोटे छोटे हैं, मगर हम 18 यानी 18 और 20 करेंगे। 19 जो है इसे हम नहीं करेंगे, ठीक है। ये आपको खुद घर पर पढ़ना है और बस रीडिंग कर लेनी है। इसमें है क्या ये आपको मालूम होना चाहिए बस। मगर जो एनुअल एग्ज़ाम में आएगा वो आएगा आपका चैप्टर नंबर 18 से और चैप्टर नंबर 20 से। 19 से कुछ नहीं आएगा, बस आपको रीडिंग कर लेनी है, एक बार ऐसे पढ़ लेना है। फिर सिविक्स की बात करते हैं। तो सिविक्स में भी 2 चैप्टर हैं, चैप्टर नंबर 27 और 28। ये दोनों चैप्टर आपके एनुअल के हैं, ठीक है। हमने हिस्ट्री का एक चैप्टर कंप्लीट करा था पिछली बार हमने चैप्टर नंबर 8 पढ़ा था, डिवोशनल पार्ट टू द डिवाइन, पार्ट नंबर 12 और 13 में। इसका हमारा एक रह गया था। मगर आज जो हम करेंगे वो है हमारा जियोग्राफी का। क्या? जियोग्राफी का हमारा चैप्टर नंबर 18 है, जियोग्राफी का, लाइफ इन द ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन्स, ठीक है। पार्ट नंबर 10 में स्टार्ट करेंगे, पेज नंबर 125 पर। पेज नंबर 125 पर है, तो पेज नंबर 125 यानी 125 ओपन कर लिया आप सभी लोग। पेज नंबर 125 ओपन कर लिए स्टूडेंट्स, अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। और ये है हमारा, देखिए, पेज नंबर 125, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए, तो ये देखिए हमारा पेज नंबर 125। ऊपर देखिए यहाँ पर चैप्टर का नाम हमारा लाइफ इन द ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन्स, चैप्टर नंबर 8, ठीक है। पार्ट नंबर कौन सा है? पार्ट 10 है, क्योंकि इससे पहले वाले चैप्टर हमारे 2 पार्ट में खत्म हुए थे, पार्ट 8 और 9। आपको दिखा देते हैं। देखिए यहाँ पर हमारा जब चैप्टर स्टार्ट हुआ था, चैप्टर नंबर 7, तो हमने यहाँ पर पार्ट 8 स्टार्ट किया था, ठीक है। चैप्टर 7 जो है हमारा पार्ट 8 से स्टार्ट हुआ था। उसके बाद चैप्टर नंबर 7 जो है हमारा पार्ट 8 से स्टार्ट हुआ। उसके बाद हमने यहाँ पर इस जगह पर पार्ट 8 कंप्लीट किया था, पार्ट 9 स्टार्ट किया था, और फिर हमारा पूरा चैप्टर पार्ट 8 और पार्ट 9 में कंप्लीट हो गया था। तो आज जो हमारा होगा वो पार्ट नंबर 10 में स्टार्ट होगा, इसलिए यहाँ पर हमने पार्ट नंबर 10 मेंशन किया है। आप भी यहाँ पर 10 लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको डेट मेंशन करनी है, किस दिन की, जिस दिन ये वीडियो यानी पार्ट 10 की वीडियो जिस दिन अपलोड होगी उस दिन की यहाँ पर आपको तारीख लिख देनी है। चैप्टर का नाम है लाइफ इन द ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन्स। हम जो है ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन्स की लाइफ के बारे में बात करेंगे कि वहाँ की ज़िंदगी कैसी है, ठीक है। हमने कई जगह की बात कर ली अब तक। डिजर्ट जैसे हमने बहुत सारे प्लेन्स, प्लेट्यू जैसे हमने कई जगह पढ़ा है, ठीक है। आपने 6th क्लास में ही पढ़ा है, बाकी क्लास में इसे पढ़ते हुए आए हैं शुरू से। अब हम बात करेंगे ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन्स की बात। चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं रीड करना। लेट्स रीड। द ट्रॉपिकल रीजन इज लोकेटेड बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इन द नॉर्थ एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इन द साउथ। आपने देखिए, मैंने ग्लोब पर मैप पर वैसे भी आपको बताया था कि जो आपका ट्रॉपिकल रीजन है वो कौन सा रीजन कहलाता है। जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो कि हमारे नॉर्थ में है, क्या, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। तो हमारे ग्लोब अगर मैं बनाऊँ उस पर अगर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की यहाँ पर एक लाइन होती है नॉर्थ में और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न नीचे होता है साउथ में, उसके बीच का रीजन यानी इक्वेटर्स भी, उसके इक्वेटर तो हमारा बीच से पास हो रहा है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से, सॉरी, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक जो हमारा रीजन है वो हमारा क्या कहलाता है? पूरा रीजन ट्रॉपिकल रीजन कहलाता है। यानी उसके अंदर का जो भी जगह है सारी वो किस में आ जाती हैं? ट्रॉपिकल क्लाइमेट में आ जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर फिर से पढ़िए। द ट्रॉपिकल रीजन इज लोकेटेड बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इन द नॉर्थ एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इन द साउथ। जो ट्रॉपिकल रीजन है वो लोकेटेड है कहाँ पर? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में नॉर्थ में और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न साउथ में। द इक्वेटोरियल रीजन इज लिमिटेड अप टू 10 डिग्री नॉर्थ एंड 10 डिग्री साउथ ऑफ द इक्वेटर एंड द सब ट्रॉपिकल रीजन्स एक्सटेंड अप टू अबाउट 35 डिग्री इन बोथ हेमिस्फीयर। ये कह रहे हैं जो हमारा इक्वेटोरियल रीजन है वो लिमिटेड है 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ तक। मतलब हमारा जहाँ से इक्वेटर पास हो रही है बीच में, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ऊपर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न नीचे, और बीच में हमारा क्या है? बीच में है हमारा इक्वेटर। तो इक्वेटर जो है हमारा 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ तक ही माना जाता है। मतलब बीच से लेकर, बीच में इक्वेटर की एक लाइन जा रही है, ठीक है, जो हमारे अर्थ को, हमारे ग्लोब को 2 हिस्सों में बांटती है। तो वो जो इक्वेटर है वो 10 डिग्री नॉर्थ तक और 10 डिग्री साउथ तक, बस इतनी ही हम मानते हैं कि 10 डिग्री नॉर्थ तक और 10 डिग्री साउथ तक हमारा इक्वेटर है। एंड द सब ट्रॉपिकल रीजन एक्सटेंड अप टू 35 डिग्री इन बोथ हेमिस्फीयर। और जो हमारे सब ट्रॉपिकल रीजन्स हैं यानी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न वाले रीजन्स जो हैं, यानी जो ट्रॉपिकल रीजन है
ट्रॉपिकल रीजन में हमारा इक्वेटर भी आ गया, तो हमारा जो सब ट्रॉपिकल रीजन है अब वो 35 डिग्री तक दोनों हेमिस्फेयर में जाता है, ठीक है। यानी ओवरऑल अगर देखें तो 45 डिग्री इधर गया, 45 डिग्री इधर गया। चलिए यहाँ देखिए, इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट द फिजिकल एनवायरनमेंट एंड द ह्यूमन एनवायरनमेंट इन द अमेजोन बेसिन इन साउथ अमेरिका एंड द गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन इन साउथ एशिया। ये कह रहे हैं इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, फिजिकल एनवायरनमेंट और ह्यूमन एनवायरनमेंट के बारे में बात करेंगे। किसकी? अमेजोन बेसिन जो कि साउथ अमेरिका में है और गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन जो कि साउथ एशिया में है। क्या? गंगा ब्रह्मपुत्र कहाँ पर है? साउथ एशिया में, जो हम जहाँ पर हैं यानी इंडिया में, ठीक है वो। और अमेजोन बेसिन कहाँ पर है? ये साउथ अमेरिका में है। तो हम इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे कि यहाँ का फिजिकल एनवायरनमेंट कैसा है, ह्यूमन एनवायरनमेंट कैसा है, यहाँ के लोग कैसे रहते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, क्या उगाते हैं, कैसा माहौल है, मतलब कैसा मौसम है, कितनी बारिश होती है, कितनी गर्मी, ये सब, ठीक है। टेम्परेचर, मतलब मैं सिंपल कह दूँ टेम्परेचर कैसा है, यहाँ पर जानवर कौन कौन से होते हैं, फॉरेस्ट है, क्या है, ये हम चीज़ें पढ़ेंगे। द पर्पज़ इज़ टू मेक अ कंपेरिजन ऑफ लाइफ स्टाइल बिटवीन द टू रीजन्स। हम अब ये बताइए, हम गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन जो कि साउथ एशिया में है और जो अमेजोन बेसिन हमारा जो साउथ अमेरिका में है, हम इन दोनों के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं? इसलिए पढ़ रहे हैं इन दोनों चैप्टर्स, मतलब इस चैप्टर में इन दोनों के बारे में इसलिए बताया जा रहा है कि हम कंपेयर कर पाएँ दोनों की लाइफ स्टाइल में कितना फ़र्क है, इन दोनों रीजन्स की, यानी जो अमेजोन बेसिन है और गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन है, इन दोनों जगहों पर कितना फ़र्क है, यहाँ के मौसम में, यहाँ की बारिश में, यहाँ मतलब कहाँ बारिश ज़्यादा हो रही है, यहाँ पर जानवरों में कितना डिफरेंस है, कहाँ पर कौन से इंसान कैसा काम कर रहे हैं, क्या बोलते हैं, जो भी है, जितना हमें इसमें दिया है हम वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे। लाइफ इन द अमेजोन बेसिन, अब यहाँ से शुरू हुआ हमारा अमेजोन बेसिन। पहले हम अमेजोन बेसिन के बारे में पढ़ेंगे, उसकी लाइफ के बारे में, उसके बाद हम पढ़ेंगे गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के बारे में, ठीक है। तो लाइफ इन द अमेजोन बेसिन, एज अमेजोन बेसिन ऑल्सो लाइज बिटवीन 10 डिग्री नॉर्थ एंड 10 डिग्री साउथ इन द ट्रॉपिकल रीजन। ये कह रहे हैं एज, जैसे कि हमें पता है कि हमारा जो अमेजोन बेसिन है वो 10 डिग्री नॉर्थ से 10 डिग्री साउथ तक ट्रॉपिकल रीजन में लाई करता है। क्या? हमारा अमेजोन बेसिन कहाँ पर है? हमारा अमेजोन बेसिन जो है 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ में है, यानी ट्रॉपिकल रीजन में। जो हमारा ट्रॉपिकल रीजन है वो कौन सा? जो हमारा ट्रॉपिकल रीजन है वो उसमें किस जगह पर है? 10 डिग्री नॉर्थ वाला हिस्सा, 10 डिग्री साउथ वाला हिस्सा जो कवर करता है। अगर मैं ग्लोब बनाऊँ, एक बॉल बनाऊँ, ग्लोब बनाऊँ तो उसमें 10 डिग्री ऊपर जाऊँ, यानी उस बॉल के हिसाब से ऊपर जाऊँ, ठीक है। ये मेरी बीच में, बॉल के बीच में एक ऐसे लाइन कर दूँ पूरी गोल, ठीक है। ये बॉल है मेरी, ये बॉल है, मैं ऐसे करके एक लाइन कर दूँ ऐसे पेंसिल से या कलर से, तो वो बीच में जो लाइन होगी वो इक्वेटर होगी। इक्वेटर के ऊपर वाली नॉर्थ, नीचे वाली साउथ। 10 डिग्री ऊपर जाऊंगा तो, और 10 डिग्री नीचे जाऊंगा तो, इतनी दूरी पर हमारा क्या है? पूरा हमारा अमेजोन बेसिन है, ठीक है, ट्रॉपिकल रीजन में। अब वही ट्रॉपिकल रीजन में, उस ट्रॉपिकल रीजन में जो 10 डिग्री ऊपर 10 डिग्री नीचे का हमारा जो एरिया कहलाता है वो हमारा इक्वेटोरियल रीजन भी कहलाता है, जो अभी मैंने यहाँ पर बताया था कि 10 डिग्री नॉर्थ 10 डिग्री साउथ तक हमारा इक्वेटोरियल रीजन होता है इक्वेटर से, ठीक है। तो इसलिए हम, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द इक्वेटोरियल रीजन, यानी अमेजोन बेसिन जब हमारा वो, अगर मैं सिंपल कोई आपसे पूछे अमेजोन बेसिन कहाँ पर है, किस जगह पर है, किस रीजन में, तो आप कहेंगे इक्वेटोरियल रीजन। कौन सा रीजन? इक्वेटोरियल रीजन। क्यों? क्योंकि वो 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ तक है इक्वेटर से। तो वो रीजन क्या कहलाता है? ये रीजन हमारा है तो ट्रॉपिकल रीजन में ही है, तो हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक पूरा ट्रॉपिकल रीजन में ही है। अब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में ही आ रहा है हमारा इक्वेटोरियल रीजन। तो अब इसी को हमने इक्वेटोरियल रीजन इसीलिए कह दिया, ठीक है, क्योंकि अमेजोन बेसिन इक्वेटोरियल रीजन तक ही है। द अमेजोन रिवर्स फ्लोज इन दिस रीजन, और जो अमेजन की रिवर है, अमेजन रिवर, वो इस ही रीजन में बहती है, ठीक है, इसी जगह पर, इसी इलाके में ही बहती है, ठीक है। द अमेजोन रिवर इज़ द लार्जेस्ट रिवर सिस्टम इन द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में जो हमारी नदियां हैं उसमें सबसे बड़ा लार्जेस्ट रिवर सिस्टम हमारा कहाँ पर है वर्ल्ड में? कहाँ पर है? अमेजोन रिवर, सॉरी अमेजोन रिवर यहाँ पर, ठीक है। अब आप कह रहे होंगे सबसे बड़ी नदी नहीं, सबसे बड़ी नदी नहीं, सबसे बड़ी नदी का सिस्टम, मतलब बहुत सारी नदी आपस में मिलती हैं, इधर निकलनी है। अब यहाँ पर देखिए, इस जगह नीचे देखिए, यहाँ से जपुरा है, फिर यहाँ रियो है, नेग्रो, और पता नहीं कौन कौन सी अलग अलग सारी नदियाँ इधर उधर से, देखिए पूरा कोलंबो, कहाँ से इधर उधर से सारी नदियाँ आ रही हैं, सब एक दूसरे में इधर उधर जा के कहीं ना कहीं मिल रही हैं। मतलब जैसे हमारे गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, एक ही है, वो चलती आ रही, 2-3 नदियाँ आपस में मिल रही हैं। हमारे इंडिया के अंदर बात करें तो 1-2 नदी आपस में मिल गई, कहीं आके, कहीं अलग हैं, कहीं मिली हैं। मगर यहाँ देखिए, ऐसा लग रहा है कि खूब सारी नदियाँ आके इधर उधर से आके आपस में कहीं ना कहीं जाके मिल ही रही हैं। तो ये सबसे बड़ा नेटवर्क है। नेटवर्क क्या होता है? मतलब एक जगह जाकर बहुत सारे ग्रुप बन जाए, ग्रुप ऑफ रिवर्स यहाँ पर आके मिलती हैं। तो वही कह रहे हैं यहाँ पर, ये क्या कह रहे हैं? द अमेजोन रिवर बिगिंस द पेरुवियन एंड्स माउंटेन्स, बिगिंस फ्रॉम द पेरुवियन एंड्स माउंटेन।
पहले यहाँ देखिए दोबारा से, द अमेजॉन रिवर इज़ द लार्जेस्ट रिवर सिस्टम इन द वर्ल्ड विद 1100 ट्रिब्यूटरीज एंड अ ड्रेनेज बेसिन ऑफ 100,000 10,000 लाख 10 लाख यानी 27 लाख स्क्वायर किलोमीटर। मतलब ये कह रहे हैं जो हमारी अमेज़ॉन है उसमें जो लार्ज रिवर सिस्टम है वो लार्जेस्ट रिवर सिस्टम माना जाता है पूरे वर्ल्ड में। उसके साथ साथ इसमें क्या क्या है, 1100 ट्रिब्यूटरीज़ हैं, नदियां हैं छोटी छोटी जो कि मिलती हैं आपस में, एक दूसरे से मिलजुल कर ऐसे चलती हैं। जैसे ये ट्रिब्यूटरीज़ आ रही हैं अलग अलग जगह से, ठीक है। ये क्या है, 1100 ट्रिब्यूटरीज़ हैं। और उसके साथ साथ जो हमारा ड्रेनेज बेसिन है वो कितना है, 27 स्क्वायर किलोमीटर माइल्स, इतना लंबा है, ठीक है, ड्रेनेज बेसिन जो हैं। द मेन रिवर इज़ अबाउट 480 माइल्स लॉन्ग। और जो यहाँ की मेन रिवर है, जो मेन नदियाँ हैं, मतलब जिसे हम नदी कहते हैं, एक होता है नदी, उसमें से छोटी छोटी हमारी ट्रिब्यूटरीज निकल जाती हैं कट कट कर, तो मगर जो हमारी मेन नदियाँ हैं वो हैं 480 माइल्स लंबी, ठीक है, मतलब उसकी लंबाई बताई जा रही है। द अमेजॉन रिवर बिगिंस फ्रॉम पेरुवियन एंड्स माउंटेन्स एंड मीट्स द अटलांटिक ओशियन टू द ईस्ट एट बिलम इन टू द वेस्ट ब्राज़ील। ये कह रहे हैं जो हमारे अमेजॉन रिवर है वो कहाँ से शुरू होती है, पेरुवियन एंड्स से, पेरुवियन एंड्स माउंटेन, जैसे हमारे हिमालयन रीजन से हमारी कौन सी गंगा बहती हुई आती है, ठीक है, ऐसे हमारी जो है अमेजॉन बेसिन से अमेजॉन रिवर जो है हमारी कहाँ से आती है, पेरुवियन एंड्स से बहती हुई आती है। और वो कहाँ जाके मिलती है, अटलांटिक ओशन में मिलती है जो कि ईस्ट में है, एट बेलिम एंड एट बेलिम टू द वेस्ट, और वेस्ट में बेलिम पे जाके ब्राज़ील में, ठीक है। उसके बाद द प्लेस वेयर आ रिवर फ्लोज इन टू अनदर बॉडी ऑफ वाटर इज कॉल्ड द रिवर्स माउथ। ये कह रहे हैं वो जगह बच्चों, वो जगह जहाँ पर, जैसे मैंने कहा यहाँ से एक नदी बहती हुई आ रही है ऐसे करके, और यहाँ से एक नदी बहती हुई आ रही है, वो जाके यहाँ पर मिल गई, तो जहाँ पर नदी आपस में मिलती हैं उस जगह को हम कहते हैं माउथ। क्या कहते हैं, माउथ। यहाँ पर लिखा है द प्लेस वेयर आ रिवर फ्लोज इनटू अनदर बॉडी ऑफ वाटर इज कॉल्ड रिवर्स माउथ। ये कह रहे हैं वो जगह जहाँ पर कोई भी नदी आके दूसरे वाटर बॉडी में जाकर बहना शुरू कर दे, जिस जगह से बहने लगे। जैसे मैंने कहा यहाँ पर एक समुंदर है, यहाँ से ऐसे नदी बहती हुई आ रही है, तो जहाँ से वो बह के उसमें गिरेगी, उस वाटर बॉडी में मिलेगी, उस वाटर बॉडी में क्या करेगी, फ्लो करेगी, उस जगह को हम माउथ कह देते हैं, ठीक है। सेवरल ट्रिब्यूटरीज ज्वाइन द अमेजॉन रिवर टू फॉर्म द अमेजॉन बेसिन्स। और इसके साथ साथ जो हमारे सेवरल कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं जो कि हमारी अमेजॉन रिवर में ज्वाइन होती हैं, मिलती हैं जाके, और वही जो है फिर क्या बना लेती हैं, पूरा मिलके अमेजॉन बेसिन बना लेती हैं, ठीक है। ट्रिब्यूटरीज आर स्मॉल रिवर दैट ज्वाइन द मेन रिवर। ट्रिब्यूटरीज क्या होती हैं, छोटी छोटी नदियाँ होती हैं। मैंने बताया ना, ट्रिब्यूटरीज क्या होती हैं, छोटी छोटी नदियाँ होती हैं जो कि आपस में मिलती हुई जाती हैं और आगे जाके बड़ी नदियों में गिर जाती हैं। मतलब आपने देखा होगा हमारे, जैसे हमारे घर होता है, हमारे घर के बाहर नालियाँ होती हैं, नाली से फिर जाके वो नालों में गिरती हैं, नाले फिर और पानी हो जाता है वहाँ पर। इसी तरह से जो ये ट्रिब्यूटरीज होती हैं, छोटी छोटी नदियाँ होती हैं, आगे जाके बड़े बड़े नदियों में मिलती हैं, फिर वही बड़े बड़े नदियाँ आगे जाके जो समुद्र में मिलती हैं, समुद्र आगे जाके फिर ओशियन से मिलते हैं, ऐसे करके आगे चलता रहता है पानी। द रिवर बेसिन्स कवर पोर्शंस ऑफ ब्राज़ील, पार्ट्स ऑफ पेरू, बोलीविया, इक्वाडोर, कोलंबिया एंड स्मॉल पार्ट ऑफ वेनेजुएला। ये जगह का नाम बताया कि किस किस जगह से ये नदियाँ पास होती हैं। तो ये जो रिवर बेसिन्स है वो कौन कौन सी जगह को कवर करती हैं, ब्राज़ील है, पेरू है, बोलीविया है, इक्वाडोर है, कोलंबिया है और वेनेजुएला का छोटा सा पार्ट। मतलब ये कुछ जगहें हैं जहाँ से ये जो बेसिन्स है, ये जो रिवर बेसिन्स हैं यहाँ से निकलती हैं, इन रीजन से ये पास होती हैं। अब पेज नंबर 125 से 126 पर आ जाइए। नेक्स्ट पेज नंबर 126 क्लाइमेट। अब इसके हम क्लाइमेट के बारे में बात करेंगे कि यहाँ का क्लाइमेट कैसा है। चलिए, तो यहाँ देखिए ऊपर क्लाइमेट, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। द अमेजॉन रिवर बेसिन हैज़ अ ट्रॉपिकल क्लाइमेट। अमेजॉन रिवर बेसिन का कैसा क्लाइमेट है, ट्रॉपिकल रीजन में है तो ट्रॉपिकल क्लाइमेट कहलाता है। इसीलिए ट्रॉपिकल क्लाइमेट किसे कहते हैं, जो ट्रॉपिकल रीजन में एरिया होते हैं उस रीजन को हम ट्रॉपिकल क्लाइमेट कह देते हैं, ठीक है। एज दिस रीजन इज़ क्लोज टू द इक्वेटर। ये कह रहे हैं जैसे कि हमें पता है अमेजॉन बेसिन जो है हमारा वो इक्वेटर के करीब है। क्या, इक्वेटर के करीब है, ठीक है। मैंने आपको ग्लोब पर पहले ग्लोब पढ़ाया था, उसमें ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न आपने सब पढ़ाया। तो जैसे मान लो ये मेरा ग्लोब है, यहाँ मेरी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की लाइन है, यहाँ पर मेरी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की लाइन है। ये इमेजिनरी लाइन है, अपने हिसाब से लोगों ने दिमाग में सोच रखी कि यहाँ लाइन है, ये हमारा इक्वेटर होता है। तो हमारा जो अमेजॉन बेसिन है वो 10 डिग्री साउथ और 10 डिग्री नॉर्थ तक है इक्वेटर से, यानी ये वाला रीजन पूरा अमेजॉन बेसिन में आता है, ठीक है। तो ये क्या है, अब इक्वेटोरियल रीजन में है, इसीलिए ये क्या कहलाता है, द अमेजॉन रिवर बेसिन हैज़ अ ट्रॉपिकल क्लाइमेट एज दिस रीजन इज क्लोज टू द इक्वेटर, इट एक्सपीरियंसेस हॉट एंड वेट क्लाइमेट थ्रू आउट द ईयर। ये कह रहे हैं जो हमारा अमेजॉन बेसिन है उसका ट्रॉपिकल क्लाइमेट है। क्यों, क्योंकि ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में है, यानी ट्रॉपिकल रीजन के अंदर आता है, इस वजह से इस क्लाइमेट को ट्रॉपिकल क्लाइमेट नाम दे दिया होगा।
तब से हम इसे ट्रॉपिकल क्लाइमेट मानते हैं, ट्रॉपिकल क्लाइमेट के नाम से जानते हैं। और अमेज़न रिवर जो है वो इसी रीजन में है, इसलिए इसका क्लाइमेट कैसा है, ट्रॉपिकल क्लाइमेट। अब ये और पॉइंट्स नहीं, ये मेन पॉइंट है कि एज दिस रीजन इज क्लोज टू द इक्वेटर, जैसे कि ये रीजन इक्वेटर के करीब है, तो जब सूरज की रोशनी पड़ेगी वो ज़्यादा इस पर पड़ेगी, बाद में हल्के हल्के करके पोल्स पड़ जाती है, वो वहाँ पर थोड़ा एंगल से जाती है, कर्व होके जाती है। अब देखिए, मान लीजिए हमारी अर्थ है, ये यहाँ पर सूरज है, ये जब रोशनी जाएगी इसकी डायरेक्ट रोशनी इस वाले हिस्से पे पड़ेगी इक्वेटर पे, मगर यहाँ तक जाते जाते थोड़ी टेढ़ी हो जाती है, ठीक है, यहाँ पर जाते जाते स्लोप स्लाइटली पड़ती है, तिरछी पड़ती है, तो यहाँ पर इतनी गर्मी नहीं होती है। इसी वजह से पोल वाले रीजन हमारे क्या होते हैं, यहाँ पर ठंड होती है, और ये वाले रीजन हमारे यहाँ पर गर्मी होती है। इसी वजह से देखिए, एज दिस रीजन इज क्लोज टू द इक्वेटर, जैसे कि ये रीजन हमारा इक्वेटर के बहुत करीब है, इट एक्सपीरियंसेस हॉट एंड वेट क्लाइमेट। तो यहाँ का एक्सपीरियंस कैसा होता है क्लाइमेट का, हॉट एंड वेट। यहाँ का क्लाइमेट कैसा होता है, हॉट और वेट होता है, गर्म होता है, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है यहाँ पर, और गीला होता है, मतलब ह्यूमिडिटी होती है इसके क्लाइमेट में, ठीक है। क्लाइमेट थ्रू आउट द एयर, और ये पूरे साल तक ऐसे ही रहता है। द क्लाइमेट इज़ वार्म एंड ह्यूमिड, क्लाइमेट कैसा है यहाँ का, वार्म और ह्यूमिड है। द डेज एंड नाइट आर ह्यूमिड, हॉट और ह्यूमिड, और यहाँ की जो डेज और नाइट है यानी दिन और रात कैसे हैं, हॉट और गर्म ह्यूमिड रहते हैं। डे टेम्परेचर टिपिकली रीचेस 30 to 35 डिग्री, यहाँ का दिन का टेम्परेचर 30 से 35 डिग्री नॉर्मल रहता है, ठीक है। हमारा ठंड में तो ठीक हो जाता है, गर्मी में हमारा इतना टेम्परेचर रहता है, यहाँ का मगर रोज़ का है, यहाँ का टेम्परेचर अगर मैं डे की यानी दिन की बात करूँ तो 30 से 35 डिग्री रोज़ रहता है। और रात में कितना होता है, वाइल नाइट टेम्परेचर रीचेस 15 to 25 डिग्री, रात का टेम्परेचर 15 से 25 डिग्री तक रहता है, यानी रात में भी मेरे हिसाब से लगभग गर्मी ही रहती है। फिर यहाँ देखिए, द टेम्परेचर रेंजेस फ्रॉम 21 डिग्री सेल्सियस टू 45 डिग्री सेल्सियस एंड 125 टू 660 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल ईयरली। यहाँ का टेम्परेचर जो रेंज है वो 21 डिग्री से 45 डिग्री तक रहता है, और जो रेनफॉल है वो पूरे सालाना बारिश जो है 125 सेंटीमीटर से 660 सेंटीमीटर तक रहती है, यानी अच्छी खासी बारिश होती है यहाँ पर। द क्लाइमेट कंसिस्ट ऑफ 2 सीज़न, ड्राई और लो वाटर सीज़न। यहाँ का जो क्लाइमेट है उसके अंदर 2 तरह का सीज़न आता है, जैसे हमारा होता है बरसात, गर्मी, सर्दी, तो यहाँ पर सर्दी तो नहीं होती, ठीक है, नॉर्मल टेम्परेचर होता है सर्दी में भी। यहाँ पर देखिए द 2 सीज़न है यहाँ पर, ड्राई और एक लो वाटर सीज़न, मतलब एक बिल्कुल सूखा सीज़न जिसे हम लो वाटर सीज़न कहते हैं, और एक वेट सीज़न यानी एक गीला सीज़न। एक ऐसा मौसम, एक ऐसा टाइम होता है जब ड्राई सीज़न होता है, सूखा सीज़न, जब पानी की कमी होती है, ठीक है, उसमें मतलब सूखा सूखा सा लगता है सब, रूखा रूखा। और एक वेट सीज़न, एक गीला सीज़न जब बरसात वाला, नमी वाला, ठीक है, ह्यूमिडिटी वाला, वो वाला सीज़न होता है, नमी वाला, ठीक है। ड्यूरिंग विच द रिवर फ्लड्स एडजेसेंट लो लाइंग फॉरेस्ट। इसमें हमेशा क्या होता है, जब वेट सीज़न जब आता है, गीला वाला सीज़न आता है, तो हमेशा ऐसा होता है जो हमारी रिवर्स होती हैं वो फ्लड आ जाती हैं, वहाँ पर बाढ़ आ जाते हैं हमेशा, और जो लो लाइंग फॉरेस्ट है वहाँ पर बाढ़ आ जाती है, ठीक है। जो नदियाँ हैं वो बहकर अपने करीब वाले जो जंगल हैं वहाँ पर पानी भर जाता है, इतना पानी उसमें बहने लगता है। फिर यहाँ पर है हमारा रेन फॉरेस्ट। रेन फॉरेस्ट की बात करते हैं। अमेज़न और अमेज़न रेन फॉरेस्ट आर द वर्ल्ड लार्जेस्ट ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ये कह रहे हैं जो हमारा अमेज़न, या हम अमेज़न रेन फॉरेस्ट कह सकते हैं या अमेज़न फॉरेस्ट कह सकते हैं, दोनों ही कुछ भी कहिए, ये हमारे वर्ल्ड का लार्जेस्ट ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है। लार्जेस्ट ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की बात कर रहा हूँ मैं, लार्जेस्ट फॉरेस्ट नहीं, लार्जेस्ट ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ठीक है। दैट कवर मोर देन हाफ ऑफ ब्राज़ील, जो कि जिसमें आधे से ज़्यादा तो ब्राज़ील इसने कवर कर रखा है, मतलब जितना बड़ा ब्राज़ील है उसका आधा तो ब्राज़ील का इसमें ही जाता है रेन फॉरेस्ट में। पूरा अमेज़न रेन फॉरेस्ट आधा तो ब्राज़ील में है। दीज आर कॉल्ड द लंग्स ऑफ द प्लानिट, और ये प्लानिट का लंग्स के नाम से जाना जाता है। इसे किस नाम से जाना जाता है, अमेज़न और रेन फॉरेस्ट को हम किस नाम से जानते हैं, लंग्स ऑफ द प्लानिट। लंग्स क्या करते हैं, हमें सांस लेने में मदद करते हैं, तो और फॉरेस्ट को लंग्स ऑफ प्लानिट क्यों कह दिया यहाँ पर, क्योंकि यही तो हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं जिसकी वजह से हम सांस ले पाते हैं, तो इसे इसीलिए लंग्स ऑफ प्लानिट के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। बिकॉज देयर वेजिटेशन कंटिन्यूसली रिसाइकिल कार्बन डाइऑक्साइड इंटू ऑक्सीजन। ये कह रहे हैं क्यों, क्योंकि इसकी जो वेजिटेशन है वो कंटिन्यूसली कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में चेंज करती रहती है, इसी वजह से हम इसे जो है लंग्स ऑफ प्लानिट कहते हैं। जैसे हमारा लंग्स जो है इंसानों का काम करता है, वैसे ही ये भी जो है क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में चेंज करता है। पेड़ों का काम यही होता है, तो इतने सारे पेड़ हैं तो वो ज़्यादा ही ऑक्सीजन हमें प्रोवाइड करेंगे, ज़्यादा ऑक्सीजन मिलेगी तो हम अच्छे से साफ़ सुथरी हवा हमें मिल रही है, सांस ले पा रहे हैं, तो इसलिए इसे लंग्स ऑफ प्लानिट कहते हैं। नियरली 20% ऑफ द वर्ल्ड्स ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस बाय द अमेज़न रेन फॉरेस्ट। ये कह रहे हैं अगर 100% में से अगर मैं रेन फॉरेस्ट
अगर मैं 100% ऑक्सीजन है मेरी, जितनी भी मेरी ऑक्सीजन है, मैं 100% तो नहीं है वैसे खैर, मगर जितनी भी हमारे अर्थ पर, क्या हमारे अर्थ पर जितनी भी हमारे ऑक्सीजन है, वर्ल्ड की पूरे ऑक्सीजन जितनी भी हमारी मौजूद है, उसमें से ये कहा जाता है हमारी दुनिया जो अर्थ है, धरती है, उसमें 20% ऑक्सीजन तो सिर्फ अमेज़ॉन रेन फॉरेस्ट से ही मिलता है। इतने ज़्यादा जंगल हैं, इतने ज़्यादा पेड़ हैं, इतनी ज़्यादा हरियाली है कि वो 20% ऑक्सीजन आराम से निकाल देती है। यानी 80% पूरी दुनिया में अलग अलग जगह से और 20% सिर्फ और सिर्फ रेन फॉरेस्ट से, अमेज़ॉन रेन फॉरेस्ट से। ठीक है, फिर यहाँ पर देखिए प्लांट ग्रोथ इन दिस रीजन इज सो डेंस दैट दे रिमेन कवर्ड विद ह्यूज एवरग्रीन एंड कॉनिफरस फॉरेस्ट। ये कह रहे हैं यहाँ के जो प्लांट हैं, यानी यहाँ के जो पेड़ पौधे हैं, यहाँ के जो ट्रीज़ हैं, वो इतने घने होते हैं कि वो हमेशा ऐसा लगता है कि ढके हुए हों, बिल्कुल करीब करीब घने। अगर इसके जंगलों में चले जाएँ तो रोशनी तक पहुँचना मुश्किल होती है सूरज की, इतने घने होते हैं ये लोग। ऊपर से रोशनी भी नहीं आ पाती नीचे ज़मीन तक। अब आपके सर पे अगर मैं 5 पेड़ लगा दूं चारों तरफ आपके, और ऊपर जो है वो आपके कवर कर रखे हों, तो वो वहाँ से धूप की रोशनी नहीं आएगी। लोग बाग क्या करते हैं, धूप में जब गर्मी होती है गाँव में, तो पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। क्यों? कि उन्हें गर्मी ना लगे, छाया रहे। तो अब जब अमेज़ॉन फॉरेस्ट की बात करूँ तो वो तो इतने ज़्यादा घने और इतने ज़्यादा करीब करीब इतने सारे पेड़ होंगे, तो वहाँ तो रोशनी नहीं पहुँचती। दैट दे रिमेन कवर्ड विद ह्यूज एवरग्रीन एंड कॉनिफरस फॉरेस्ट। और ये क्यों? क्योंकि ये जो है हमेशा जो है हरे भरे रहते हैं और कॉनिफरस फॉरेस्ट से कवर रहते हैं। The forests are so thick that a dense roof created by the leaves and branches does not allow the sunlight to reach the ground। ये कह रहे हैं जो फॉरेस्ट है वो इतना घना होता है कि इसकी जो छत होती है, यानी इसका जो फॉरेस्ट, इसका जो पेड़ का ऊपर वाला हिस्सा होता है, जो पूरा छत तो नहीं कहेंगे, मतलब जो ऊपर पेड़ का ऊपर वाला हिस्सा होता है जहाँ पर पत्ते होते हैं पूरे, वो इतने करीब करीब होते हैं, उसकी जो लीव्स होती हैं, उसकी जो ब्रांचेज होती हैं, उसकी जो टहनियाँ होती हैं, वो उसकी वजह से वो इतनी करीब करीब होती हैं। जैसे कि अब मैं बच्चों ऐसे करके हाथ करा हुआ हूँ, देखिए मैंने ऐसे कर रखा है, तो आपको नीचे की लाइनें दिख रही हैं। ठीक है, नीचे की लाइनें दिख रही हैं, मैंने ऐसे कर लिया। अब आपको कुछ भी मेरे नीचे इसके बीच का कुछ नहीं दिख रहा, यहाँ का नीचे का कुछ नहीं दिख रहा। क्यों? क्योंकि ये मैंने करीब करीब कर लिया। इसी तरह से ये फॉरेस्ट के जो पेड़ होते हैं, उसकी टहनियाँ, उसके पत्ते इतने करीब करीब, इतने घने होते हैं कि ये धूप की रोशनी को नीचे नहीं जाने देते हैं। जैसे कि मैं आपको अब ऐसे करा हुआ तो आपको कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। क्यों आपको कुछ नहीं दिखाई दे रहा है? मैंने कवर कर रखा है, अब आपको दे रहा है। नॉर्मल फॉरेस्ट में क्या होता है, बीच में गैप होता है, उसकी वजह से धूप की रोशनी पहुँच जाती है, मगर यहाँ पर ये बिल्कुल ऐसे पैक्ड होते हैं, करीब करीब होते हैं, जिसकी वजह से रोशनी नहीं पहुँच पाती। देयरफॉर द ग्राउंड रिमेन डार्क एंड डैम्प। इसी वजह से यहाँ का जो ग्राउंड होता है जंगलों का, वो डार्क होता है, हमेशा अंधेरा अंधेरा सा रहता है, डैम्प रहता है। ठीक है, ऐसा लगता है बस अंधेरा हो, रात हो रही हो। कॉन्सिक्वेंटली ऑर्चिड्स एंड बोरमेलाइट्स प्लांट्स दैट स्टोर वाटर इन देयर लीव्स ग्रो एज प्लांट पैरासाइट। यहाँ के जो प्लांट पैरासाइट्स हैं वो कौन कौन से प्लांट्स हैं? जैसे ऑर्चिड्स और ब्रोमेलाइट्स, ये हमारे प्लांट हैं जो कि इनके पत्तों में क्या होता है, पानी स्टोर करते हैं। ये प्लांट्स यहाँ पर ग्रो होते हैं। वन ट्रॉपिकल फ्रूट ट्री दैट इज़ नेटिव टू द अमेज़ॉन इज़ द एबुई। यहाँ का एक ट्रॉपिकल फ्रूट ट्री है जो फल उगता है, जो यहाँ पर ट्रॉपिकल इस फॉरेस्ट में ये फल का पेड़ मिलता है हमेशा। इसका नाम क्या है? एबुई। यहाँ पर क्या है, एक फल है जिसका पेड़ का नाम है एबुई, जो कि यहाँ पर बहुत उगता है। फिर यहाँ देखिए, द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर वेरी रिच इन वाइल्ड लाइफ विच इंक्लूड एनिमल, बर्ड्स, रेप्टाइल, इंसेक्ट, फिशेज एक्सेट्रा। ये कह रहे हैं जो हमारे ट्रॉपिकल फॉरेस्ट हैं इसके अंदर वाइल्ड लाइफ बहुत ज़्यादा वेरी रिच है, मतलब बहुत ज़्यादा तरह तरह के जानवर, ठीक है, ये मिल जाएंगे आपको देखने को। विच इंक्लूड्स एनिमल, बर्ड्स, रेप्टाइल, इंसेक्ट, फिशेज एक्सेट्रा। क्या क्या है उसमें? जैसे कि जानवर हैं, यानी जो हमारे जंगली जानवर होते हैं वो, बर्ड्स हैं यानी चिड़िया हैं, यानी जो हमारी पक्षियाँ हैं, रेप्टाइल्स हैं यानी रेंगने वाले जैसे सांप, ठीक है। इंसेक्ट्स और रेप्टाइल में क्या फ़र्क होता है? रेप्टाइल्स जो होते हैं रेंगते हैं, इंसेक्ट्स क्या होते हैं? हमारे कीड़े मकोड़े। फिशेस यानी मछलियाँ भी हैं, एक्सेट्रा। बहुत तरह के, हर तरह के आपको यहाँ पर जानवर देखने को मिल जाएंगे। द मेन एनिमल्स आर मंकी, टैपिड्स, स्लॉथ्स, जैगुआर्स, पूमास एंड और आर्मेडोलॉज। यहाँ के जो मेन एनिमल हैं वो कौन कौन से? मंकी है, टैपिड्स है, स्लॉथ है, जैगुआर है, पूमा है, आर्मेडोलॉज। पूमा आपने कभी देखा है? नहीं देखा है, देखा होगा। पूमा के जूते आते हैं, पूमा की टी शर्टें होती हैं, ठीक है। तो आपने कभी देखा होगा पूमा का कोई जूता पहना है या पूमा की कोई टी शर्ट पहना है, तो उसके ऊपर बिल्ली टाइप की बनी होती है या चीता टाइप का बना होता है। तो वो जो चीता होता है वो बिल्ली नहीं होती, ना ही वो चीता होता है। शेर टाइप का जो बना होता है वो ना ही शेर होता है, वो पूमा उसे कहते हैं। वो एक चीता जैसे शेर है, चीता है, ये सब क्या है, ये माना जाता है साइंस के हिसाब से ये सब बिल्लियों की ख़ानदान से हैं, चीता, शेर, ये सब, ठीक है। तो उसी में एक पूमा है जिसे कहते हैं कि ये बहुत बड़ी बिल्ली है, ठीक है। साइज़ में बहुत फ़र्क होता है, चीते की तरह लगता है, मगर इसका चीता और पूमा में फ़र्क होता है। इसका नाम ही पूमा होता है, इसी वजह से उसका नाम पूमा पड़ा। पूमा के जूते जो लेने जाते हैं लोग बाग, उससे बना होता है, ठीक है। तो पूमा ये वही जानवर है, देखने में बिल्कुल चीते जैसा होता है, मगर ये इनका फ़र्क क्या होता है? निशान का फ़र्क होता है बस, ठीक है। इनका निशान का, साइज़ का, थोड़ा चेहरे का बनावट का, इस तरह से फ़र्क होता है।
एंड आर्मेडोलॉज। आर्मेडोलॉज यहाँ पर आपको तस्वीर दिखी रही है, ये रहा, ठीक है, ये आर्मेडोलॉज है। ये कछुआ टाइप का होता है, मगर इसकी स्किन ऐसा लगता है कि ऊपर से देखने में राइनोसोरस की तरह, ठीक है, जो हमारा राइनोसोरस होता है उसकी राइनोसोरस की तरह इसकी स्किन बनी हुई है। आगे से ये थोड़ा मुंह इसका पिग जैसा है, चेहरा इसका अजीब सा है, ये 4-5 ऐसा लग रहा है कि 4-5 जानवरों को मिला के बना है, ठीक है। बॉडी का कवर ऐसा लगता है कि कछुए जैसा है, हाथ छोटे छोटे होते हैं मगर ये कछुए से बड़ा होता है जानवर, एक्सेट्रा। मैनी ऑफ दीज बर्ड्स हैव ब्राइटली, सॉरी यहाँ पर देखिए, द बर्ड्स इंक्लूड स्कारलेट मैकॉज, टोकन्स, हमिंग बर्ड्स एक्सेट्रा। यहाँ की बर्ड्स के नाम दिए हैं स्कारलेट मैकॉन्स, टोकन्स। टोकन कौन सी होती है? टोकन ये होती है, आपने कोई मूवीज़ देखी होगी, ज़्यादातर कार्टून वाली मूवी या ऐसे ऐसे मूवी आती हैं, ठीक है, उसमें जो है ये वाली बर्ड्स आपको देखने को मिलती है। ये पैरट की तरह देखने को लगता है, मगर यहाँ पर जो है यहाँ की जो अब यहाँ पर बताएंगे, देखिए, मैनी ऑफ, इसे क्या कहते हैं? टोकन। मैनी ऑफ दीज बर्ड्स हैव ब्राइटली कलर्ड प्लम्बेज एंड ओवर साइज बिल्स फॉर ईटिंग। ये कह रहे हैं यहाँ के जो बर्ड्स हैं ये कलर्ड होती हैं बहुत ज़्यादा, इनका मुंह, चेहरा जो है और चोंच जो है ये ज़्यादातर कलरफुल होती हैं, बहुत ज़्यादा कलरफुल होती हैं, और इनकी जो चोंच होती है, जो इनकी बिल्स होती है, ये जो चोंच है ये बहुत ज़्यादा बड़ी होती है। अब देखिए, जितना बड़ा इनका सर नहीं है उससे बड़ी इसकी चोंच होती है। क्यों? क्योंकि ये खाना ज़्यादा खा पाएँ, ठीक है, खाने के लिए, खाना खाने के लिए इनकी जो चोंचें होती हैं ये ज़्यादा लंबी होती हैं। यहाँ की जो ये बर्ड्स होती हैं, ज़्यादातर जितनी भी बर्ड्स होती हैं यहाँ की, इनकी जो चोंच होती है, ये जो बीक होती है, खाना खाने के लिए बड़ी होती हैं। देयर लाउड साउंड्स मेक द फॉरेस्ट नॉइजी। और इनकी जो लाउड साउंड्स होती है, मतलब ये जो यहाँ के पक्षी हैं, यहाँ के जो बर्ड्स हैं, वो इतनी तेज़ तेज़ चिल्लाती हैं, इतनी तेज़ तेज़ इनकी आवाज़ें होती हैं कि पूरे जंगल में अगर ये एक दो भी चिल्लाना शुरू कर दें तो इनकी पूरे जंगल में आवाज़ गूंजती है। पूरे जंगल में से लगता है ये कितनी तेज़ तेज़ बोल रही हैं, इतनी तेज़ इनकी आवाज़ होती है कि पूरे जंगल में इनकी आवाज़ गूंजती है। अगर नया अकेला इंसान पहुंच जाए तो वो डर ही जाए इनकी आवाज़ से, इतनी तेज़ आवाज़ होती है इनकी, काफ़ी तेज़ आवाज़ होती है, ठीक है। और ये एक साथ अकेले तो बोलती नहीं है, ग्रुप में बोलते हैं सारे जानवर जब भी बोलते हैं। देयर लाउड साउंड्स मेक्स द फॉरेस्ट नॉइजी। और इनकी जो लाउड साउंड्स होती है, जो इनका लाउड तेज़ आवाज़ होती है, वो पूरे जंगल को नॉइजी यानी शोर शराबे में बदल देती है। ऐसा लगता है कि कोई शोर कर रहा है, इतना शोर कर देती है। मैनी टाइप्स ऑफ क्रोकोडाइल, एलिगेटर, पाइथन एंड स्नेक लिव इन दिस फॉरेस्ट। इस फॉरेस्ट में काफ़ी तरह के क्रोकोडाइल, एलिगेटर जो है हमारी एक बड़ी सी छिपकली होती है, यानी क्रोकोडाइल से छोटी, और छिपकली तो नहीं, उसी फैमिली में आती है, क्रोकोडाइल भी छिपकली जैसा ही लगता है, मगर आगे जाके आप साइंस में पढ़ेंगे ये सब चीज़ें, ठीक है। एलिगेटर क्रोकोडाइल से छोटा होता है। पाइथन्स है, स्नेक हैं, ये अलग अलग तरह के यहाँ पर सांप हैं, रेप्टाइल्स हैं, कीड़े मकोड़े हैं, बर्ड्स हैं, ये सब देखने को मिल जाएंगे। एनाकोंडा इज़ द लार्जेस्ट पाइथन। यहाँ पर जो सबसे बड़ा पाइथन पाया जाता है एनाकोंडा, जो कि क्या है? एक सांप है, विच ज्वेल्स हियर, जो कि यहाँ पर रहता है। दिस रीजन इज़ पर्टिकुलर इन इंसेक्ट लाइफ। ये कह रहे हैं ये जो रीजन है यहाँ पर, ये भी जो है, ये रीजन जो है इंसेक्ट लाइफ में भी बहुत ज़्यादा, पर्टिकुलरली इंसेक्ट लाइफ में क्या है? रिच है बहुत ज़्यादा। द रिवर आर फुल ऑफ फिशेस। और यहाँ की जो नदियाँ हैं, ये पूरी नदियाँ किससे भरी हुई हैं? फिशेस से भरी हुई हैं। मगर यहाँ की नदियाँ जो है ऐसी नहीं है कि आप जाएँ और स्विमिंग करके बाहर निकल आएँ, इतनी अच्छी नदी नहीं है यहाँ की नदियाँ जानलेवा वाली नदियाँ हैं, लेने वाली नदियाँ। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो एक फ्लैश ईटिंग पिराना नाम की एक मछली है, जो आपने कभी मूवी देखी होगी, उसमें आपने पिराना नाम की मछली सुनी होगी, ठीक है, हॉलीवुड की एक मूवी है, उसमें बताया गया पिराना नाम की। तो वो पिराना मूवी जो है असली मूवी है, असली मछली है। वो ऐसी मछली होती है कि अगर एक इंसान इस पानी में गिर जाए तो 2 सेकंड नहीं लगेंगे, वो पूरे बॉडी का गोश्त खा जाएंगी, ठीक है। यहाँ पर साफ साफ लिखा है द फ्लैश ईटिंग पिराना, गोश्त खाने वाली पिराना नाम की मछली इस अमेज़न रिवर में रहती है। इसलिए इसमें ऐसे ही कोई नाव लेके नहीं गुजरता है, छोटी सी नाव लेके गुजर रहा हो, ठीक है, क्योंकि वो पानी के अंदर ही नहीं, पानी के ऊपर से भी जम करके इंसान को, अच्छा खासा बड़े इंसान को खींच लेती हैं, ठीक है। वो गोश्त खाने वाली मछलियाँ होती हैं। पीपल ऑफ द रेन फॉरेस्ट, यहाँ के लोगों के बारे में बात करेंगे। द अमेज़न रेन फॉरेस्ट सपोर्ट लार्ज पॉपुलेशन ऑफ ट्राइबल पीपल। ये कह रहे हैं जो अमेज़न रेन फॉरेस्ट है वहाँ जो है ट्राइबल पीपल की लाइफ जो है बहुत ज़्यादा ये सपोर्ट करता है, क्योंकि यहाँ पर मोस्टली जो है ट्राइबल्स रहते हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन लिव्स इन सिटीज सच एज इन पेरू, मेनोस एंड ब्राज़ील। ये कह रहे हैं यहाँ के जो ज़्यादातर पॉपुलेशन जो सिटीज़ में रहती है वो कौन कौन सी सिटीज़ हैं? जैसे पेरू है, मेनोस है, ब्राज़ील है। दीज पीपल आर समटाइम कॉल्ड एमेरेंडियंस। ये कह रहे हैं यहाँ के जो पीपल्स हैं, यहाँ के जो लोग हैं, इस जगह पर जो लोग रहते हैं, उन्हें नॉर्मली ज़्यादातर लोग क्या कहते हैं? एमेरेंडियंस के नाम से जाना जाता है, एमेरेंडियंस के नाम से इन्हें जाना जाता है। द मोस्ट वाइडली स्पोकन लैंग्वेज इन द अमेज़न इज़ पोर्टुगीज़। यहाँ की जो सबसे ज़्यादा लैंग्वेज बोली जाने वाली भाषा है वो है पोर्टुगीज़ लैंग्वेज बोलते हैं ये लोग,
मोस्टली पीपल हेयर फॉलो ट्रेडिशनल लाइफ स्टाइल एंड डू हंटिंग एंड गैदरिंग। यहाँ के जो ज़्यादातर लोग हैं वो ट्रेडिशनल लाइफ स्टाइल फॉलो करते हैं और हंटिंग और गैदरिंग करते हैं, यानी शिकार करते हैं और खाना बदोश जिसे कहते हैं, यानी गैदरिंग करते हैं, इधर उधर जंगलों में जाके अपने यूज़ के सामान इकट्ठा करते हैं। गैदरर मतलब इकट्ठा करने वाले। यूजुअली मैन आर इंगेज इन हंटिंग एंड फिशिंग वेयर एज वुमेन टेक केयर ऑफ द क्रॉप्स ग्रोन लाइक टेपुओका, पाइनएप्पल, स्वीट पोटैटो एक्सेट्रा। ये कह रहे हैं यहाँ के यूजुअली जो आदमी होते हैं, जो मर्द होते हैं, वो शिकार करने में, मछली पकड़ने में, इनके यानी बाहर के कामों के लिए बिजी रहते हैं, और जो औरतें होती हैं वो जो खेती का काम होता है यानी क्रॉप्स का काम होता है वो औरतें करती हैं। जैसे कि यहाँ का क्रॉप्स के नाम दिए हैं टेपोका, पाइनएप्पल एंड स्वीट पोटैटो। स्वीट पोटैटो क्या होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, मीठे आलू जो होते हैं, मीठे वाले आलू, ठीक है, स्वीट पोटैटो जिसे हम शकरकंदी भी कहते हैं। द स्टेपल फूड इज़ मैनोइक। यहाँ का जो स्टेपल फूड है मतलब सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला, सबसे ज़्यादा खाया जाने वाला, सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला, उसे हम कहते हैं स्टेपल। द स्टेपल फूड इज़ मैनोइक। यहाँ का स्टेपल फूड है मैनोइक, जिसे हम दूसरे नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर लिखा है नेक्स्ट पेज पर ऑल्सो नोन एज के बाद यहाँ पर ऊपर देखिए ऑल्सो नोन एज कसावा। इसे हम कसावा के नाम से भी जानते हैं। ये एक आलू की तरह जड़ होती है, ठीक है। जैसे आलू हमारा क्या है, हमारा आलू भी जड़ है। हम आलू जो खाते हैं वो हमारी जड़ खाते हैं हम, क्योंकि ज़मीन के अंदर जो भी चीज़ें उगती है वो जड़ होती है, स्टेम होती है, ठीक है, रूट होती है। तो इसी वजह से आलू क्या है हमारा, रूट हुआ, जड़ हुई, तो ये भी ज़मीन के अंदर उगती है, इसी वजह से ये भी क्या है, यहाँ पर लिखा है देखिए दैट ग्रोज अंडर द ग्राउंड लाइक पोटैटो। ये क्या है, कसावा जो है, यानी मैनोइक जो है, यानी जो कसावा है बच्चों, ये जो है ज़मीन के अंदर पोटैटो आलू की तरह उगता है। दे ऑल्सो ईट क्वीन आंट्स एंड एक्सेक्स। ये क्या करते हैं, जो क्वीन आंट होती है, क्या, जो चीटे होते हैं, चीटे आंट जो चीटे होते हैं उनकी जो क्वीन होती है उसे खाते हैं, और उसके साथ साथ एग सेक्स जो एग होते हैं, अंडे होते हैं, उसके अंडे छिलके फिलके सब खा जाते हैं सब। कैश क्रॉप लाइक कॉफ़ी, मेज़ एंड कैकोआ आर ऑल्सो ग्रोन। यहाँ की कैश क्रॉप जैसे कि कॉफ़ी, मेज़ और कैकोआ है, ये सब भी यहाँ पर उगाई जाती है। द इनहेबिटेंट ऑफ रेन फॉरेस्ट प्रैक्टिस मेनली स्लैश एंड बर्न मेथड ऑफ एग्रीकल्चर। यहाँ के जो इनहेबिटेंट हैं, यहाँ के जो रहने वाले लोग हैं, जंगलों में जो रहते हैं यहाँ पर, वो स्लैश और बर्न फार्मिंग यानी बर्न वाला मेथड, स्लैश एंड बर्न वाला मेथड यूज़ करते हैं एग्रीकल्चर का, खेती बाड़ी का। स्लैश और बर्न का मैंने बताया था क्या होता है कि कहीं गए जंगल में, वहाँ के पेड़ काटे, जलाए उसे, और जलाकर कुछ एरिया में जैसे 500 गज की ज़मीन उन्होंने सोचा इसमें ही हम खेती करेंगे, वहाँ की ज़मीन जलाई और वही राख जो है खाद के तौर पर पूरे में बिछा दी, मिट्टी की जगह राख बिछा दी, उस पर खेती करी, और एक बार खेती करने के बाद वहाँ से वो दूसरी जगह चले जाते हैं। वो मेहनत नहीं करते हैं कि अब इस खेत को दोबारा सही करें, उसी पे उगाए, नहीं। इस वजह से क्या होता है, पेड़ों का बहुत नुकसान होता है, पेड़ कटते हैं ना ज़्यादा। स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर इज़ ऑल्सो नोन एज शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। स्लैश और बर्न एग्रीकल्चर और किस नाम से जाना जाता है, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर के नाम से भी जाना जाता है। It is a traditional method in which farmer clear a piece of land by cutting down trees and bushes and then they are burned which release nutrient into soil। ये एक ट्रेडिशनल मेथड है शिफ्टिंग कल्टीवेशन। इसमें क्या होता है, फार्मर जो होता है वो पीस ऑफ लैंड को, एक कोई भी जगह ले लेता है जहाँ पर उसे क्या करना है, खेती करनी है, वहाँ पर पेड़ों को काट देता है, उसकी झाड़ियों को काट देता है और उसे फिर जला देता है, और उसी जलाए हुए राख को न्यूट्रिएंट्स के तौर पर सॉइल में डाल देता है, और न्यूट्रिएंट्स के तौर पर वो यूज़ हो जाती है। जैसे हम खाद डालते हैं, वो उसी की राख को, उसी बचे कुछ चीज़ें जो होती हैं, जली हुई चीज़ें, वो जो है न्यूट्रिएंट्स के तौर पर उसे यूज़ कर लेता है। नाउ क्रॉप्स आर ग्रोन इन दिस क्लियर्ड फील्ड फॉर अ फ्यू ईयर्स। फिर कुछ साल तक, 2-3 साल तक, 4 साल तक, जितने भी साल तक वो उसमें फिर क्या करते हैं, खेती करते हैं। आफ्टर रिपीटेडली यूजिंग द पैच ऑफ लैंड द सॉइल अगेन लॉसेज इट्स न्यूट्रिएंट्स। फिर क्या होता है, बार बिना कुछ करे उस सॉइल को आप, एक बार आपने जलाया, एक बार इस्तेमाल किया, फिर अगले साल उसी पे, फिर अगले साल उसी पे, फिर 6-7 महीने बाद, फिर 6-7 महीने बाद, मतलब जब भी है 3-4 बार यूज़ करने के बाद क्या होगा, उसके न्यूट्रिएंट्स सारे ख़त्म हो जाएंगे। अब आपको फिर क्या होता है, ज़मीन में मेहनत करनी पड़ती है, खाद डालनी पड़ती है, ठीक है, फर्टिलाइज़र डालना पड़ता है। ये लोग क्या करते हैं, 3-4 साल तक उसे बिल्कुल निचोड़ लेते हैं, उसके अंदर के न्यूट्रिएंट्स यूज़ कर लेते हैं, ठीक है, अनाज उगाने में। अब न्यूट्रिएंट्स है नहीं तो क्या होगा, अनाज उगेगा नहीं, तो फिर क्या करते हैं, एंड देन द लैंड इज अबेंडेंड अगेन एंड द सेम साइकिल इज रिपीटेड। फिर से वो क्या करते हैं, वो ज़मीन छोड़कर दूसरी जगह पर चले जाते हैं, फिर वहाँ की ज़मीन काटते हैं, वहाँ के पेड़ काटते हैं, वहाँ पर आग लगा के वो ज़मीन, वो राख जो है वो खाद के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, और फिर वहाँ पर खेती करने लगते हैं। तो इससे क्या है, बहुत ज़्यादा पेड़ कटते हैं। नेक्स्ट देखिए, अब नेक्स्ट क्या है यहाँ पर हमारा, ड्वेलिंग्स।
ड्वेलिंग्स मतलब सिंपल बात करेंगे कैसे घर रहते हैं इनके, कैसे बनाते हैं, क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर पढ़ते हैं मोस्ट ऑफ द ट्राइबल यूज़ वुड्स फॉर बिल्डिंग हाउसेज। ये कह रहे हैं जो हमारे मोस्ट ऑफ द ट्राइबल होते हैं वो हाउसेज बनाने के लिए क्या यूज़ करते हैं, लकड़ियाँ इस्तेमाल करते हैं घर बनाने के लिए, ठीक है। सम लिव इन थैच हाउसेज, कुछ लोग जो है थैच्ड हाउसेज में, ठीक है। थैच हाउसेज जो झाड़ भूस लगा के आपने देखा होगा, छप्पड़ जिसे कहते हैं, छप्पड़ के घर बना लेते हैं, ठीक है। विच लुक लाइक बिहाइव्स, जो कि एक बिहाइव्स की तरह लगता है, देखिए छत्ते की तरह लगता है, ऐसा लगता है छत्ते की तरह, ठीक है। At many other places, apartment types of houses with steepy slanting roofs have been constructed। और कुछ जगह पर क्या है, इसे ही थैच हाउसेज और मेलोका ऐसे ही कहते हैं। ये कह रहे हैं कुछ जगह पर ऐसे जो है अपार्टमेंट तरह के हाउस बने होते हैं, जैसे हमारे अपार्टमेंट बना दिए जाते हैं, अपार्टमेंट, ठीक है। एट मैनी अदर प्लेसेस अपार्टमेंट टाइप ऑफ हाउसेज विथ स्टीपी स्लैंटिंग रूफ्स हैव बीन कंस्ट्रक्टेड लोकली। सच टाइप ऑफ हाउसेज आर कॉल्ड मेलोका। और लोकली जो है इस घरों को ये लोग क्या कहते हैं, ये लोग इसे मेलोका कहते हैं। क्या, इन घरों को ये मेलोका कहते हैं, ठीक है, मेलोका। Earlier it was difficult to reach these regions, but in 1970 the Trans-Amazon Highway made all parts of the rainforest accessible with the help of aircraft and helicopter। ये कह रहे हैं पहले इस जगहों पर पहुंचना बहुत मुश्किल होता था। अगर हम लोग जाने की सोचें तो अब तो जा सकते हैं, मगर पहले ज़माने की बात करें तो क्या हुआ मतलब 1970 से पहले की बात करें तो किसी को अगर पता भी होगा कि यहाँ पर अमेज़ॉन बेसिन है, यहाँ पर एक ऐसी जगह है, तो वहाँ पर जाने का कोई वाहन नहीं था, रास्ता नहीं था। मगर बाद में क्या हुआ, ट्रांस अमेज़ॉन हाईवे यहाँ पर बना दिया गया, जिस तरीके से, जिसकी मदद से क्या है, ऑल पार्ट्स ऑफ द रेन फॉरेस्ट एसेसिबल, जिसमें जो है रेन फॉरेस्ट का, अमेज़ॉन रेन फॉरेस्ट जो है अमेज़ॉन बेसिन का, अमेज़ॉन का जो ये जगह है पूरी, इस जगह पर हम कहीं पर भी एयरक्राफ्ट या हेलीकॉप्टर की मदद से जा सकते हैं, ठीक है। एयरक्राफ्ट या हेलीकॉप्टर की मदद से जा सकते हैं। फिर यहाँ पर नेक्स्ट देखिए, द रिसेंट डेवलपमेंट इन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन हैज़ चेंज द लाइफ स्टाइल ऑफ द ट्राइबल ऑफ सम एक्सटेंट। ये कह रहे हैं जो ये हमारा रिसेंट डेवलपमेंट हुआ है मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में, कम्युनिकेशन में, इससे जो है लाइफ स्टाइल जो है कुछ हद तक जो है ट्राइबल्स की बदल गई है, बेहतर हो गई है। प्रीवियसली वन कुड रीच द इंटीरियर ऑफ फॉरेस्ट ओनली बाई नेविगेटिंग द रिवर। ये कह रहे हैं पहले ज़माने में क्या था, पहले मतलब पहले की बात करें जब हमारी ये कम्युनिकेशन नहीं था, हेलीकॉप्टर नहीं था, एरोप्लेन नहीं था, तो एक इंसान जब इंटीरियर ऑफ द फॉरेस्ट में जब पहुंच पाता था खाली रिवर से, नदी से, ठीक है। मतलब अगर कोई इंसान, जैसे मैं ये बात करूं यहाँ से अगर किसी को यहाँ पर भी जाना है तो नदी से ही तो जाएगा। तो अगर हम इंटीरियर वाले हिस्से में बात करें, जंगल के अंदर वाले हिस्से में जाना है किसी को, तो वो नदी से ही जा पाता था। नाउ द एंटायर फॉरेस्टेड एरिया हैज़ बिकम एसेसिबल ड्यू टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांस अमेज़ॉन हाईवे। मगर अब क्या है, जो पूरा फॉरेस्ट एरिया है, मतलब अमेज़ॉन बेसिन का जितना भी फॉरेस्टेड एरिया है वो जो है हमारा एसेसिबल है, मतलब हमारी पहुंच के बहुत करीब है, बहुत करीब, मतलब एसेसिबल मतलब जहाँ जो हमारी पहुंच में हो, जो हमारी हद में हो, जहाँ पर हम जा सकें, जो हम जहाँ पर पहुंच सकें। किसकी वजह से, ट्रांस अमेज़ॉन हाईवे जो बना दिया गया है उसकी वजह से अब हम वहाँ पर हर जगह जा सकते हैं, अमेज़ॉन के हर फॉरेस्ट में घूम सकते हैं। मगर घूमने की जगह नहीं है वो, ठीक है, जंगली जानवर भी हैं वहाँ पर। नाउ अ डेज़ एयरक्राफ्ट्स आर ऑल्सो अवेलेबल टू रीच द इंटीरियर एरियाज़। ये कह रहे हैं आजकल के ज़माने में एयरक्राफ्ट्स भी बनाए गए हैं, जैसे हमारे छोटे छोटे हेलीकॉप्टर्स हैं जो कि हम इंटीरियर एरियाज़ में भी उड़ा सकते हैं। हेलीकॉप्टर के लिए ज़्यादा जगह नहीं चाहिए, हम आराम से अंदर वाले इलाके में भी उड़ा सकते हैं। एरोप्लेन उतारने के लिए ज़्यादा जगह चाहिए, उसके तो पूरा लैंड कराने के लिए उसे लैंड कराने में बहुत ज़्यादा जगह चाहिए, ठीक है। मगर हमारे जो एयरक्राफ्ट है जैसे हेलीकॉप्टर हैं वो अपनी जगह पर कहीं भी सीधा सीधा लैंड हो जाता है। Some of the tribals have also been displaced and inhabited in new areas to carry out the work of development। और कुछ ट्राइबल्स यहाँ से जो है डिस्प्लेस भी हो गई, मतलब अपनी जगहें भी बदल दी उन लोगों ने और दूसरी जगह पर जाकर रहने लगे। किस लिए, कि वो अपने डेवलपमेंट के लिए, उन्होंने काम ढूंढने के लिए अपनी जगह को उन्होंने चेंज कर दिया। मतलब ऐसा नहीं है कि पहले क्या था, अब उन लोगों के पास कोई रास्ता ही नहीं था जाने का, ठीक है। अगर था भी तो समुंदर था, समुंदर से जा रहे हैं तो पिराना भी मिल रही है उन्हें, मछलियाँ हैं तो ख़तरा भी है, ठीक है। तो क्या होता था कि ज़्यादातर लोग अपनी जगह पर रहकर ही वहीं पर रहना पसंद करते थे। मगर बाद में जब रास्ते बन गए और वाहन आ गए, ठीक है, इस वजह से क्या हुआ, लोग बाग ने इधर उधर जाना भी करना भी शुरू कर दिया। यहाँ से पूरा हो गया हमारा, ठीक है। द वेरियस डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ विच आर कैरीड आउट बाय द गवर्नमेंट फॉर ट्राइबल वेलफेयर हैव लेड इन द डिस्ट्रक्शन ऑफ रेन फॉरेस्ट। अब ये कह रहे हैं क्या है, जो हमारी अलग अलग डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ हैं जो कि कैरीड आउट की जा रही है गवर्नमेंट के ज़रिए, मतलब काफ़ी डेवलपमेंट करने की वजह से, यहाँ पर काफ़ी डेवलपमेंट, काफ़ी चेंजेस की वजह से डेवलपमेंट जो करे जा रहे हैं गवर्नमेंट के ज़रिए, जो गवर्नमेंट यहाँ पर ट्राइबल के लिए डेवलपमेंट कर रही है, अब वो क्या कर रही है, उनके वेलफेयर के लिए, उसकी वजह से रेन फॉरेस्ट में जो है, ये जो हमारे जंगलात हैं इसमें जो है डिस्ट्रक्शन हो रहा है, इसमें नुकसान हो रहा है। क्यों,
यहाँ देखिए कैसे लार्ज फॉरेस्टेड एरियाज आर क्लियर्ड एवरी ईयर टू प्रोवाइड लैंड फॉर वेरियस डेवलपमेंट एक्टिविटीज़। अब देखो, अगर मैं अमेज़न की बात करूँ या किसी भी जंगल की बात करूँ, अगर कोई इंसान जो है जंगलों को काट कर रास्ता बना रहा है, हाईवेज बना रहा है, बड़े बड़े रोड बना रहा है, ठीक है, या कोई अपनी बड़ी सी इंडस्ट्री बना रहा है, तो वहाँ पर पेड़ तो काटने ही पड़ेंगे। पेड़ काटेंगे तो जंगल वहाँ पर ख़राब होंगे। फॉरेस्टेड एरिया जो है क्लियर किए जाते हैं, साफ़ किए जा रहे हैं। किस लिए? कि वो लैंड जो है टू प्रोवाइड लैंड फॉर वेरियस डेवलपमेंट एक्टिविटीज़, डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ के लिए ज़मीन मिल जाए। ज़मीन ही तो चाहिए, कोई भी अगर आपको काम करना है उसके लिए ज़मीन चाहिए। ज़मीन चाहिए तो उसके लिए फॉरेस्ट काट रहे हैं, जंगल काट रहे हैं। दिस प्रोसेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन हैज़ ग्रेट इम्प्लीकेशन ऑन क्लाइमेटिक कंडीशन। अब ये जो प्रोसेस चल रहा है लगातार, जो पेड़ काटे जा रहे हैं, इसकी वजह से हमारी क्लाइमेटिक कंडीशन बहुत ज़्यादा उसके ऊपर इफेक्ट हो रहा है। सॉइल फर्टिलिटी ख़राब हो रही है। एंड फ्यूचर ऑफ द ट्राइबल पीपल लिविंग इन द अमेज़न बेसिन, और जो यहाँ के फ्यूचर है, लाइव यहाँ के जो लोग हैं उनका फ्यूचर भी, अमेज़न बेसिन के जो लोग हैं यहाँ पर जो रह रहे हैं उनका फ्यूचर भी ख़राब हो रहा है। क्योंकि लोग शुरू से यहाँ पर ये हरियाली में रहें, अलग अलग जानवर रहें। अब अगर पेड़ पौधे काटेंगे आप तो जानवर भी मरेंगे, ठीक है। हो सकता है कुछ जानवर यहाँ पर ऐसे हों कि हम दूसरी जगह पर लेके जाएं तो वहाँ पर ना जिंदा रह पाएँ। उन लोगों को यही वाला टेम्परेचर चाहिए हो, यहीं ऐसी पानी, ऐसी हवा चाहिए हो, ठीक है, ऐसे ही पेड़ पौधों पर रहते हों, या ऐसी माहौल चाहिए हो ना अगर उन्हें, तो अगर हम दूसरी जगह पर लेके जाएंगे तो वो मर जाएंगे। तो इस वजह से काफ़ी नुकसान हो रहा है हर चीज़ में। अब यहाँ पर आए लाइफ इन द गंगा ब्रह्मपुत्रा बेसिन। हम गंगा ब्रह्मपुत्रा बेसिन की लाइफ के बारे में बात करेंगे। लोकेशन की बात करेंगे पहले। अब हमारा अमेज़न बेसिन खत्म, अब इसकी बात शुरू हो गई। लोकेशन, द बेसिन लाइज इन द सब ट्रॉपिकल रीजन दैट इज सिचुएटेड बिटवीन 10 डिग्री नॉर्थ टू 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। द गंगा एंड द, अब देखिए साउथ में नहीं है ये, क्या साउथ में नहीं है, मैंने ग्लोब बनाया था अभी, ग्लोब, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ठीक है। 10 डिग्री नॉर्थ से लेकर 30 डिग्री नॉर्थ तक हमारा क्या है, यानी जो हमारा इक्वेटोरियल रीजन है, क्या इक्वेटोरियल रीजन है, क्या यानी हमारा जो रेन फॉरेस्ट, अमेज़न रेन फॉरेस्ट वाला रीजन था, तो इक्वेटोरियल रीजन के बाद से जो शुरू होता है 30 डिग्री नॉर्थ तक, ऊपर की तरफ, इक्वेटर से ऊपर की तरफ 10 डिग्री नॉर्थ गया है, फिर 10 डिग्री नॉर्थ से जो 30 डिग्री नॉर्थ तक होगा वो हमारा क्या होगा, वो है हमारा गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन वाला रीजन। द बेसिन लाइज इन द सब ट्रॉपिकल रीजन दैट इज सिचुएटेड बिटवीन 10 डिग्री नॉर्थ टू 30 डिग्री नॉर्थ। हमारा जो बेसिन है वो सब ट्रॉपिकल रीजन में रहता है, जो कि हमारा क्या है 10 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री नॉर्थ तक है। द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्रा रिवर फॉर्म द गंगा ब्रह्मपुत्रा बेसिन इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। ये कह रहे हैं जो गंगा और ब्रह्मपुत्रा रिवर्स हैं वो क्या है, गंगा ब्रह्मपुत्रा बेसिन बनाती हैं इंडिया सब कॉन्टिनेंट में। मतलब जो हमारी गंगा ब्रह्मपुत्रा रिवर हैं वही आके एक जगह पर जब मिलती हैं तो हमारा वहाँ पर गंगा ब्रह्मपुत्रा बेसिन बनाती हैं इंडिया सब कॉन्टिनेंट में। द गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा आर टू माइटी रिवर्स। क्या, यहाँ पर दोबारा देखिए, द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्रा रिवर्स फॉर्म द गंगा ब्रह्मपुत्रा बेसिन इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। ये जो हमारा गंगा और ब्रह्मपुत्रा दो अलग अलग नदियां हैं, यही जो है गंगा ब्रह्मपुत्रा जब आपस में मिलती हैं एक जगह पर जाके इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, तो ये गंगा ब्रह्मपुत्रा बेसिन इसकी वजह, इन दोनों की नदियों की वजह से ही बनता है। और जो हमारी गंगा और ब्रह्मपुत्रा हैं ये दो माइटी रिवर्स हैं दैट फ्लो पैरेलल ऑन आइदर साइड ऑफ द हिमालय। जो कि क्या है, ये दो नदियां हैं जो कि हिमालय के पैरेलल, हिमालय के दोनों साइड पे पैरेलल यानी एक दूसरे के बराबर में बहती हुई आती हैं, ठीक है। ऑन आइदर साइड ऑफ द हिमालय मतलब एक साइड गंगा एक साइड ब्रह्मपुत्रा, दोनों ही आपस में पैरेलल बराबर में बहती हुई आती हैं। दे फ्लो ईस्टवर्ड्स टिल द ब्रह्मपुत्रा टर्न्स साउथ एंड जॉइंस द गंगा। ये जो है ईस्ट की तरफ बहती है, मतलब ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, यहाँ से नॉर्थ से हिमालय से बहती हुई आती हैं, ईस्ट की तरफ ऐसे बहती हुई जाती हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, जब तक क्या, दे फ्लो ईस्टवर्ड ऑन आइदर साइड ऑफ द हिमालय, दे फ्लो ईस्टवर्ड टिल द ब्रह्मपुत्रा टर्न साउथ एंड जॉइन द गंगा। क्या होता है, यहाँ से ईस्ट की तरफ ऐसे गंगा बहती हुई आ रही है, ब्रह्मपुत्रा बहती हुई आ रही है, फिर ब्रह्मपुत्रा ऐसे ईस्ट की तरफ जो जा रही है गंगा और ब्रह्मपुत्रा ऐसे मुड़ जाती है साउथ की तरफ। फिर गंगा तो चल ही रही है इधर और ये ऐसे आ रही थी, ऐसे मुड़ गई, और गंगा ऐसे आ रही है, तो ऐसे जब मुड़ेगी तो वो आपस में जाके कहाँ मिलती हैं, दोनों एक क्या होता है, दोनों आपस में मिल जाती हैं। यहाँ पर लिखा है दे फ्लो ईस्टवर्ड टिल द ब्रह्मपुत्रा टर्न्स साउथ एंड जॉइंस द गंगा। ये दोनों ही ईस्ट की तरफ बहती है जब तक ब्रह्मपुत्रा जो है साउथ की तरफ नहीं मुड़ती और गंगा में जाके नहीं मिल जाती। टुगेदर दे फॉर्म द वर्ल्ड लार्जेस्ट एंड द मोस्ट फर्टाइल डेल्टा। ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, सबसे बड़ा, पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा और सबसे ज़्यादा फर्टाइल डेल्टा बनाते हैं। द ट्रिब्यूटरीज ऑफ द रिवर गंगा लाइक द घाघरा एंड द सोन, द चंबल, द गंडक, द कोसी एंड द ट्रिब्यूटरीज ऑफ ब्रह्मपुत्रा ड्रेन इट। ये कह रहे हैं जो हमारी ट्रिब्यूटरीज हैं जैसे कि रिवर गंगा ऑफ द रिवर गंगा, जैसे इसकी ट्रिब्यूटरीज के नाम दिए जैसे घाघरा, सोन, चंबल, गंडक एंड द कोसी एंड द ट्रिब्यूटरीज ऑफ ब्रह्मपुत्रा ड्रेन इट। ये कहते हैं ये क्या है, ये सारी जो है ट्रिब्यूटरीज के नाम दिए हैं, ठीक है। ड्रेन मतलब भिगा देना,
ठीक है। ये पूरा जो ट्रिब्यूटरीज हैं इसी नदियों की वजह से ही क्या है, इन्हीं नदियों की वजह से पूरा ड्रेन रहता है। द प्लेन्स ऑफ द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र, द माउंटेन्स एंड द फुट हिल ऑफ द हिमालयाज एंड द सुंदरबन डेल्टा आर द मेन फीचर ऑफ दी बेसिन्स। इस बेसिन्स का जो मेन क्या है फीचर्स हैं वो कौन कौन से हैं, जैसे कि यहाँ का प्लेन्स ऑफ गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र, गंगा और ब्रह्मपुत्र प्लेन्स जो हैं वो, माउंटेन हैं जो फुट हिल्स हैं हमारी हिमालयाज़ की, जो पहाड़ हैं उसके जो पहाड़ की चोट उसकी जो तय है यानी सतह है बिल्कुल, जिसे हम फुट हिल कहते हैं, जो हमारे सुंदरबन डेल्टा सॉरी एंड द सुंदरबन डेल्टा, और जो हमारा सुंदरबन डेल्टा है, ये सभी क्या है गंगा बेसिन्स, गंगा और ब्रह्मपुत्र बेसिन्स की क्या है ये मेन फीचर्स हैं। मतलब गंगा और ब्रह्मपुत्र बेसिन्स में ही ये सारी चीज़ें आती हैं। गंगा और ब्रह्मपुत्र प्लेन्स जो हैं, जो माउंटेन्स हैं, फुट हिल्स हैं हिमालयाज़ की, या सुंदरबन डेल्टा है, ये सब किस में इंक्लूड है, ये सब चीज़ें किस में इंक्लूड हैं हमारे गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन्स में। द डेल्टा हैज़ बीन नेम्ड एज सुंदरबन आफ्टर द सुंदरी ट्री, और ये जो सुंदरबन डेल्टा है ये इसका नाम सुंदरबन इसलिए पड़ा क्योंकि सुंदरी ट्री के नाम से, विच ग्रोज अबेंडेंटली इन द रीजन, जो कि बहुत ज़्यादा इस रीजन में, यानी जो सुंदरबन डेल्टा है यहाँ पर पहले इसका नाम सुंदरबन नहीं था, यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है एबेंडेंटली बहुत ज़्यादा क्या उगती थी, सुंदरी ट्री जो है, एक सुंदरी नाम का ट्री होता है, पेड़ होता है, वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर उगता है, जिसके नाम के ऊपर ही इसका नाम पड़ गया सुंदरबन डेल्टा। फिर पेज नंबर 128 ओपन कर लिए, नेक्स्ट पेज नंबर 128। उसके बाद यहाँ देखिए क्लाइमेट, इसका क्लाइमेट देखेंगे, क्लाइमेट देखिए, एज द गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन इज लोकेटेड बिटवीन 10 डिग्री नॉर्थ टू 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, इट एक्सपीरियंसेस अ मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट। जैसे कि हमें पता है गंगा ब्रह्मपुत्र जो है हमारे 10 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री नॉर्थ तक जाता है, 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड तक इसका रीजन है, तो इसी वजह से यहाँ पर मॉनसून टाइप का क्लाइमेट होता है। ठीक है, द रीजन हैज़ 4 डिस्टिंक्ट सीजन्स। अब इस रीजन में मतलब जो मॉनसून टाइप का जो क्लाइमेट है हमारा, इसके अंदर 4 तरह के अलग अलग सीजन्स होते हैं, मौसम होते हैं। जैसे कि द रेनी सीजन इज़ फ्रॉम मिड जून टू मिड सितंबर, जो हमारा रेनी सीजन है वो मिड जून से लेकर मतलब मिड जून मतलब 15-20 जून से लेकर हमारा 15-20 सितंबर तक। एंड द मोस्ट ऑफ द रेनफॉल इज़ फ्रॉम साउथ वेस्ट मानसून विंड्स, और जो ज़्यादातर हमारी बारिश होती है वो साउथ वेस्ट क्या ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, यानी साउथ वेस्ट, इधर से जो हवा बहती हुई आती है वो वाली, तो साउथ वेस्ट विंड जो मानसून विंड बहती हुई आती है वहाँ से ज़्यादातर बारिश आती है। द समर सीजन मोस्टली फ्रॉम मिड मार्च टू मिड जून इज़ हॉट एंड ड्राई, जो हमारा समर सीज़न होता है वो मोस्टली मिड मार्च से यानी बीच मार्च से लेकर बीच वाले जून तक, यानी 15-20 मार्च से लेकर 15-20 जून तक की बात करें तो हमारा क्या होता है समर सीज़न, और ये कैसा होता है गर्म होता है। टू मिड जून इज़ हॉट एंड ड्राई, और ये गर्म और ड्राई सूखा सीज़न रहता है। वाइल द विंटर सीजन मोस्टली फ्रॉम मिड नवंबर टू मिड फेबररी, ठीक है, और जो हमारा विंटर सीज़न होता है वो मोस्टली कहाँ से कहाँ तक होता है, मिड नवंबर से लेकर मिड फरवरी तक, जो कि हमारा कोल्ड और ड्राई सीज़न होता है, मतलब सूखा और ठंडा सीज़न, यानी ठंडक वाला सीज़न। ठीक है, उसके बाद वेजिटेशन पे आ जाते हैं। यहाँ की वेजिटेशन क्या क्या है, यहाँ पर कैसी खेती बाड़ी है क्या है। ठीक है, द हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट फॉर अ मेजर पार्ट ऑफ द एयर फेवर्स द ग्रोथ ऑफ फॉरेस्ट, बट द वेजिटेशन वेरीज ग्रेटली अकॉर्डिंग टू द हाइट ऑफ द लैंड अबव सी लेवल। ये कह रहे हैं यहाँ का जो हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट है वो जो है हमारे मेजर पार्ट ऑफ द एयर जो है हमारे पूरे साल मेजर पार्ट में ज़्यादातर क्या है घने जंगलों की ग्रोथ होती है, फेवर करता है, बढ़ोतरी जो हमारे घने जंगल हैं उसमें ये फेवर करता है, पूरा साथ देता है। यहाँ का जो हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट है बड़े बड़े जंगल को बढ़ने में, जंगलों की बढ़ोतरी में, ग्रोथ में बहुत ज़्यादा फेवर करता है। मगर जो हमारी वेजिटेशन है, जो अलग अलग खेती बाड़ी हैं, जो यहाँ की खेती बाड़ी है, जो लोग बाग क्रॉप उगाते हैं, एग्रीकल्चर करते हैं, वो वेरी करता है जगह से जगह, अलग अलग जगह अलग अलग तरह की वेजिटेशन होती है। क्यों? ग्रेटली अकॉर्डिंग टू द हाइट ऑफ द लैंड अबव द सी लेवल, जो लैंड का हाइट है सी लेवल के हिसाब से वो जो है बिल्कुल ही बदल जाता है। अलग अलग जगह की बात करें तो वहाँ का सी लेवल के हिसाब से हाइट जो है लैंड की वो अलग है, जिसकी वजह से वेजिटेशन भी अलग हो जाती है। इन द प्लेन एरिया द ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट ग्रो वाइडली, जो हमारे प्लेन एरियाज हैं वहाँ पर ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट उगते हैं। ठीक है, द मेन वैल्यूएबल ट्रीज आर टीक, साल, शीशम, पीपल, और यहाँ के जो मेन वैल्यूएबल ट्रीज़ हैं जिसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू है, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, बहुत ज़्यादा महंगे भी माने जाते हैं। ठीक है, इनकी लकड़ियों के काफ़ी लोग बाग फर्नीचर बनाते हैं, बेड बनाते हैं, कुर्सी मेज़, ठीक है, दरवाजे बनते हैं, काफ़ी मजबूत लकड़ियाँ होती हैं, जैसे कि टीक है, साल है, शीशम है और पीपल है। इन आसाम बैम्बू ग्रो वाइडली, और आसाम में सबसे ज़्यादा बैम्बू उगता है, यानी बांस जो होता है। ठीक है, द सुंदरबन डेल्टा रीजन हैव मैंग्रोव फॉरेस्ट, जो सुंदरबन डेल्टा रीजन है उसके फॉरेस्ट कहते होते हैं मैंग्रोव फॉरेस्ट होते हैं। इन द हिली एरियाज ऑफ उत्तराखंड, सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश द कॉनीफेरस ट्रीज लाइक पाइन, डेओडर, सिल्वर, फर एंड चिर ग्रो। क्या है? चिर जो है नाम है, ग्रो मतलब उगना। ठीक है, ये अलग वर्ड होगा, चिर ग्रो एक नाम नहीं है, चिर है खाली नाम।
ये कह रहे हैं जो हमारे हिली एरियाज़ हैं, जैसे कि हमारे उत्तराखंड है, सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश है, इस जगहों पर जो है कॉनीफेरस ट्रीज़ होते हैं। कॉनीफेरस ट्रीज़ आपने देखा होगा, एक्समस ट्रीज़ देखा होगा, जिसमें ऐसे करके नोक वाले ट्रीज़ ऊपर से ऐसे नीचे की तरफ चौड़े होते हैं, ऊपर से पतले होते हैं, ऐसे करके शेप होता है उनका। कॉनीफेरस ट्रीज़ ज़्यादातर जो है पहाड़ी इलाकों में इसलिए होते हैं क्योंकि जो बर्फ़ गिरती है वो उससे बह जाती है, तो ये कुदरत का तरीका है, उसने जैसे बनाया है वैसे ही है। तो कॉनीफेरस ट्रीज जैसे कि पाइन है, डिओरडर है, सिल्वर फर है और चिर है, ये सारे पेड़ पौधे यहाँ पर उगते हैं, ठीक है, हिली एरियाज़ में। ऑक्यूपेशन की बात करें, मतलब यहाँ का कामकाज क्या है, लोग बाग क्या करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, क्या करते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं द सॉइल ऑफ गंगा ब्रह्मपुत्रा बेसिन इज़ फर्टाइल एंड द मेन ऑक्यूपेशन इज़ एग्रीकल्चर। जैसे कि हम सभी को पता है, जो हमारी गंगा ब्रह्मपुत्रा की बेसिन की जो सॉइल है, जो मिट्टी है, बहुत ज़्यादा फर्टाइल है, बहुत ज़्यादा उपजाऊ है, जहाँ पर बहुत अच्छी खेती होती है। इस वजह से लोग बाग जो ज़्यादातर काम जो करते हैं वो करते हैं एग्रीकल्चर। उनका मेन ऑक्यूपेशन क्या है, एग्रीकल्चर। इन एरियाज़ ऑफ हाई रेनफॉल, अगर मैं हाई रेनफॉल की बात करूं, जहां पर बारिश बहुत ज़्यादा होती है, राइस इज़ द मेन क्रॉप, वहां पर राइस जो है मेन क्रॉप है। एंड इज़ ग्रोन थ्रू इंटेंसिव फार्मिंग, और ये इंटेंसिव फार्मिंग की मदद से उगाई जाती है, मतलब उगाया जाता है चावल। द अदर इम्पॉर्टेंट क्रॉप्स आर वीट, मेज़, ग्राम, सोरगुम एंड मिलेट्स। जो यहाँ की अलग दूसरी और इम्पॉर्टेंट क्रॉप्स हैं, जो और भी चीज़ें उगाई जाती हैं, जैसे कि वीट है, ठीक है, यानी गेहूँ जो होता है, मेज़ है, ग्राम है, सोरगुम है और मिलेट्स है, ये सारी चीज़ें भी यहाँ पर उगाई जाती हैं। अमंग द कैश क्रॉप्स शुगर केन एंड जूट आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर हमें कैश क्रॉप की बात करूँ तो उसमें शुगर केन और जूट जो है वो बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कैश क्रॉप की अगर हम बात करें तो क्या है, कैश क्रॉप में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है, शुगर केन यानी गन्ना जो होता है, और जूट, ठीक है, ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट कैश क्रॉप है। अलॉन्ग द हिल स्लोप्स इन आसाम एंड वेस्ट बंगाल टी इज़ वाइडली ग्रोन ऑन प्लांटेशन। अगर मैं बात करूं आसाम और वेस्ट बंगाल की हिल स्लोप पे, यानी पहाड़ी वाले इलाके, जो ढलान वाले इलाके हैं, वहाँ पर हमारी चाय पत्ती जो होती है, टी जो होता है वो उगती है, ठीक है, वाइडली ग्रोन होता है यहाँ पर प्लांटेशन पे। फिर नेक्स्ट देखिए, इन असम पार्ट ऑफ आसाम एंड बिहार सिल्क वर्म आर रेयर्ड ऑन मलबेरी लीव्स। यहाँ तक कि कुछ जो आसाम और बिहार के जो जगह हैं, वहाँ पर जो है सिल्क वर्म, मतलब जो कुछ पार्ट हैं आसाम और बिहार के, वहाँ पर सिल्क वर्म की भी रेयरिंग होती है, सिल्क वर्म को भी पाला जाता है, जिससे हमारा सिल्क का कपड़ा बनाया जाता है, सिल्क निकलता है जिससे। तो रेयरिंग मतलब पालना, ठीक है। मलबेरी लीव्स पर ही इसे रखा जाता है। मलबेरी का एक प्लांट होता है, मतलब पेड़ होता है पूरा, उसके ऊपर सिल्क को पाला जाता है, वो सिल्क उसी को पत्तों को खाते हैं, उसी पर रहते हैं, फिर वही सिल्कवर्म को इस्तेमाल करते हैं, उनकी खालों को इस्तेमाल करते हैं, उनके रेशों को इस्तेमाल करते हैं और सिल्क का कपड़ा बनाते हैं। इन द हिली एरियाज़ द स्लोप्स आर टेरेस्ड एंड राइस इज़ वाइडली ग्रोन। ये कह रहे हैं अगर हम हिली एरियाज़ की बात करें तो वहाँ के जो हिली पहाड़ हैं, स्लोप्स जो हैं वो टेरेस किए जाते हैं। आपने देखा होगा पहाड़ों को काट काट कर ऐसा लगता है सीढ़ियाँ बनाई गई हों और उसी पर खेती हो रही है, उसी से रास्ते बनाए जाते हैं, ठीक है। तो वाइडली यहाँ पर क्या उगता है, चावल उगता है, राइस उगाया जाता है। नेक्स्ट है फौना। यहाँ के फौना की बात करते हैं। फौना मतलब जो जानवर होते हैं, जानवर, ठीक है, यानी एनिमल, यानी अगर मैं बात करूँ एनिमल लाइफ स्टाइल, सिर्फ एनिमल में नहीं, मतलब सारे जानवर आ गए, ठीक है। द फ्रेश वाटर ऑफ द गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा रिवर हैज़ लार्ज वैरायटी ऑफ फिशेज एंड अदर फॉर्म्स ऑफ एक्वेटिक लाइफ। ये कह रहे हैं जो हमारा फ्रेश वाटर है गंगा और ब्रह्मपुत्रा का, इसमें लार्ज वैरायटी की फिशेज मिलती हैं और अलग अलग तरह की एक्वेटिक लाइफ मिलती है। एक्वेटिक लाइफ मतलब जो पानी में रहने वाले जानवर जो भी रहते हैं वो सब इसमें देखने को मिल जाते हैं, डिफरेंट तरह के। द मोस्ट कॉमन स्पेशीज़ ऑफ फिशेज आर द रोहू, कटला एंड हिल्सा। जो सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमन फिशेज यहाँ पर पाई जाती हैं, सबसे मेन मोस्ट कॉमन स्पेशीज़ जो पाई जाती है मछलियों की, कौन सी है, रोहू है, कटला है और हिल्सा है, ये मछलियों के नाम हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल लिविंग, उसके बाद नेक्स्ट पेज पर क्या, मोस्ट ऑफ द पीपल लिविंग इन द गंगा ब्रह्मपुत्रा बेसिन रेगुलरली ईट राइस एंड विश। ये कह रहे हैं जो यहाँ पर ज़्यादातर लोग जो गंगा ब्रह्मपुत्रा बेसिन में रहते हैं, इस इलाकों में रहते हैं, वहाँ पर वो ज़्यादातर चावल और मछलियाँ खाते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा यही मिलता है। चावल आसानी से क्यों यहाँ पर ज़्यादा मिलता है, क्योंकि यहाँ पर चावल इसलिए मिलता है क्योंकि चावल हमारा जहाँ पर बारिश या पानी ज़्यादा हो वहाँ पर मिल जाता है। तो यहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा रहता है, गंगा ब्रह्मपुत्रा बेसिन की वजह से यहाँ पर फर्टाइल लैंड होती है, ठीक है। तो चावल ज़्यादा उग जाता है यहाँ पर इस वजह से, और मछलियाँ भी यहाँ पर ज़्यादा होती हैं, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ के लोग ज़्यादातर क्या खाते हैं, ईट राइस एंड फिश। A variety of dolphin locally called susu is found in the fresh water of rivers। ये कह रहे हैं यहाँ पर जो नदी है, ये इनकी नदियों, इस नदी में जो वैरायटी ऑफ डॉल्फिन्स भी मिल जाती हैं। जैसे कि हमारी एक नदी है, मतलब सॉरी, यहाँ पर एक नाम दिया है लोकली कॉल्ड सुसु इज़ द फाउंड इन द फ्रेश वाटर ऑफ रिवर्स। यहाँ पर एक डॉल्फिन सुसु नाम की भी इस पानी में मिलती है, ठीक है, जिसका नाम क्या है, सुसु।
अ वैरायटी ऑफ वाइल्ड लाइफ इज़ फाउंड इन द बेसिन। ये कह रहे हैं यहाँ पर वाइल्ड लाइफ की भी वैरायटी बहुत ज़्यादा देखने को मिल जाएगी, जैसे कि एलिफेंट है, टाइगर है, डियर है, मंकी है, ठीक है, वन हॉर्न राइनासोरस है, मतलब एक सींग वाला जो राइनासोरस होता है, आर कॉमन इन द रीजन। इन रीजन्स में ये सारे जानवर देखने को मिलते हैं। ऑल्सो देयर आर बंगाल टाइगर, क्रोकोडाइल एंड एलिगेटर इन द डेल्टा एरियाज। अगर मैं डेल्टा एरियाज़ की बात करूँ तो यहाँ पर बंगाल टाइगर आपको देखने को मिल जाएगा, क्रोकोडाइल देखने को मिल जाएगा, एलिगेटर देखने को मिल जाएगा और हमारे रेप्टाइल्स भी देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। फिर आ गए हम पीपल, मतलब लोगों की बात करेंगे यहाँ पर। द फिजिकल एनवायरनमेंट ऑफ द गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन्स प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन द ह्यूमन लाइफ स्टाइल एंड देयर एक्टिविटीज़। ये कह रहे हैं यहाँ का जो फिजिकल एनवायरनमेंट है गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का, यही एक अपना एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है जो कि इंसान की लाइफ और एक्टिविटीज़ को मतलब डिज़ाइन करता है। अगर हम बात करें कहीं पर मछलियाँ ज़्यादा, अगर कहीं पर मछलियाँ ज़्यादा मिलती हैं, चावल ज़्यादा मिलते हैं, चावल ज़्यादा उगते हैं, चावल की खेती ज़्यादा होती है, तो आपने देखा होगा वहाँ के लोग चावल खाते भी हैं, मछलियाँ भी ज़्यादा खाते हैं, ठीक है। कहीं पर गेहूँ ज़्यादा उग रहा है तो वहाँ पर लोग बाग गेहूँ यानी रोटी खाएंगे, यानी गेहूँ के आटा पिसवा के रोटी खाएंगे। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पर चीज़ ही वही है तो लोग बाग वही खाएंगे, उन लोगों को आदत होती है। तो इसी तरह से कह रहे हैं जो फिजिकल और एनवायरनमेंट है हमारा गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वही हमारा मेन सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है ह्यूमन लाइफ को स्टाइल करने में, उनकी एक्टिविटीज़ को स्टाइल करने में। अगर कहीं पर जो है ऐसा ज़मीन है जहाँ पर खेती बाड़ी ज़्यादा हो सकती है, अच्छी हो सकती है, तो लोग बाग खेती बाड़ी में जुड़े होते हैं। क्यों? क्योंकि अब जो है ज़मीन ही ऐसी है, ठीक है। तो क्या है, उनकी एक्टिविटीज़ को भी यही सारी चीज़ें डिज़ाइन करती हैं। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इज़ ऑल्सो इन्फ्लुएंस बाय द फिजिकल एनवायरनमेंट। अगर मैं एक मिनट अब देखिए, जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन है पॉपुलेशन का, वो भी हमारे फिजिकल एनवायरनमेंट से क्या है, इन्फ्लुएंस है, बहुत ज़्यादा असर पड़ता है उस पर भी। इन द हिली एरियाज द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज़ लो ड्यू टू इनहॉस्पिटेबल कंडीशन। अगर मैं पहाड़ी इलाके की बात करूं तो वहाँ पर लोग वह कम रहते हैं, घनी आबादी नहीं रहती है, क्योंकि वहाँ पर इनहॉस्पिटेबल कंडीशन होती है, कंडीशन वहाँ पर अच्छी नहीं होती। आपने देखा होगा ज़्यादातर लोग जो है ऐसी जगह पर रहना पसंद करते हैं जहाँ पर ज़्यादा गर्मी ना हो, ठंड ना हो, मॉडरेट टेम्परेचर हो, सारी चीज़ें मिल जाए, ठीक है, हर तरह की फैसिलिटीज़ हों। तो यही कह रहे हैं जो हमारी डिस्ट्रीब्यूशन होता है पॉपुलेशन का, वो हमारी फिजिकल एनवायरनमेंट पे भी डिपेंड करता है। अब जैसे कि हिली एरियाज़ की बात करें तो लोग बाग वहाँ कम रहते हैं, प्लेन एरियाज़ की बात करें वहाँ पर लोग बाग ज़्यादा रहते हैं, थिकली पॉपुलेटेड रहता है। देयर आर मैनी लार्ज एंड स्मॉल सिटीज़ इन दिस बेसिन बट द बिगर वन आर लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ गंगा रिवर। ये कह रहे हैं यहाँ पर काफ़ी लार्ज और छोटी छोटी स्मॉल सिटीज़ हैं इस बेसिन्स पर, मगर जो सबसे बड़ी पाई जाती हैं वो कहाँ पर, गंगा रिवर के पास होती हैं। जो लार्जर बिगर वंस हैं वो कहाँ पर है, गंगा रिवर। सम ऑफ देन आर कानपुर, लखनऊ, इलाहाबाद, वाराणसी, पटना एंड कोलकाता। जैसे कि कुछ के नाम दिए हैं, जैसे कि कानपुर, लखनऊ, इलाहाबाद, वाराणसी, पटना और कोलकाता, ठीक है। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड मिलियन सिटीज़। इन सिटीज़ को हम मिलियन सिटीज़ के नाम से भी जानते हैं। एज देयर पॉपुलेशन इज़ मोर देन 10 लाख। क्यों? क्योंकि इसकी पॉपुलेशन जो है 10 लाख से भी ज़्यादा है। अगर मैं इलाहाबाद, लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, पटना, कोलकाता इनकी बात करूँ, ये 10 लाख से भी ज़्यादा यहाँ पर लोग रहते हैं, इस वजह से इन सिटीज़ को मिलियन सिटीज़ के नाम से भी जाना जाता है। A large variety of industries have been established in these cities। और लार्ज वैरायटी की इंडस्ट्रीज़ यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी, मतलब काफ़ी तरह की इंडस्ट्रीज़ भी यहाँ पर बनी हुई हैं। द गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन हैज़ अ वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ ट्रांसपोर्ट। अगर हम ट्रांसपोर्ट की बात करें तो गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में जो है अच्छा खासा वेल डेवलप्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी है हमारा। इन द प्लेन एरियाज रोडवेज एंड रेलवेज हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ पीपल एंड गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अगर मैं प्लेन एरियाज़ की बात करूँ तो हमारे यहाँ पर रोडवेज, रेलवेज भी बने हुए हैं, जिसकी वजह से लोग बाग जो है अपना सामान और ख़ुद जो है एक जगह से दूसरी जगह लेकर जा सकते हैं, अपने आप को और सामान को। द रिवर आर नेविगेबल फॉर लॉन्ग डिस्टेंसेज। और यहाँ के जो रिवर हैं वो भी नेविगेबल हैं लॉन्ग डिस्टेंसेज के लिए, लंबे रास्तों के लिए। कोलकाता इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑन द हुगली रिवर। ये कह रहे हैं जो हमारा कोलकाता है वो हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट है हुगली रिवर पे। कहाँ पर है कोलकाता? हुगली रिवर पे। मैनी सिटीज़ लाइक लखनऊ, वाराणसी, पटना, गुवाहाटी, कोलकाता एक्सेट्रा आर इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट। कोलकाता इज़ एन इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट होना चाहिए था यहाँ पर, इंपॉर्टेंट पोर्ट होना चाहिए था यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर देखिए मैनी सिटीज़ लाइक लखनऊ, वाराणसी, पटना, गुवाहाटी, कोलकाता एक्सेट्रा आर इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट्स। और भी कुछ सिटीज़ हैं जैसे कि हमारी लखनऊ है, वाराणसी है, पटना है, गुवाहाटी है, कोलकाता है, यहाँ पर क्या है, ये इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट्स हैं यहाँ पर। देयर आर मैनी सेंटर्स इन दिस बेसिन्स विच अट्रैक्ट टूरिस्ट फ्रॉम ऑलमोस्ट एवरी कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। ये कह रहे हैं इस बेसिन पर, जो हमारा ये ब्रह्मपुत्र और गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन है, इस जगह पर हमारे काफ़ी ऐसे सेंटर्स हैं जहाँ पर जो है ये जगह जो है टूरिस्ट को अट्रैक्ट करती हो, टूरिस्ट को अपनी तरफ खींचती हो, ठीक है। टूरिस्ट फ्रॉम ऑलमोस्ट एवरी कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, जहाँ सिर्फ इंडिया की बात नहीं कर रहे, वर्ल्ड के अलग अलग कंट्री से लोग बाग यहाँ पर घूमने आते हैं। जैसे कि आगरा है, अलॉन्ग द बैंक ऑफ यमुना रिवर इज़ नोन फॉर ताजमहल, जो कि ताजमहल के लिए अपने जाना जाता है। ताजमहल देखने के लिए सिर्फ हिंदुस्तान के नहीं बाहर के लोग भी आते हैं। जैसे कि रेड फोर्ट है एंड अदर मोनूमेंट्स, जैसे इलाहाबाद है, ठीक है, लोकेटेड ऑन द
कॉन्फ्लुएंस ऑफ गंगा एंड यमुना रिवर इज़ फेमस फॉर कुंभ मेला, जो कि अपने कुंभ के मेले के लिए बहुत ज़्यादा मशहूर है। मैनी प्लेसेस इन बिहार एंड उत्तर प्रदेश हैव बुद्धिस्ट स्तूपाज, और काफ़ी जगह ऐसी हैं बिहार में और उत्तर प्रदेश में जो कि अपने बुद्धिस्ट स्तूपाज के लिए मशहूर है, सच एज सांची, गया एक्सेट्रा। ये जगह के नाम बताएं, जैसे कि सांची और गया एक्सेट्रा। लखनऊ इज़ नोन फॉर इमामबाड़ा, लखनऊ अपने इमामबाड़ा के लिए जाना जाता है। वाइल वाराणसी इज़ फेमस फॉर शिवलिंगा, और वाराणसी जो है वो अपने शिवलिंग, जो शिवलिंगा है उसके लिए जाना जाता है। आसाम एंड अरुणाचल प्रदेश है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़, आसाम और अरुणाचल प्रदेश में वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं, सच एज मानस, काजीरंगा एक्सेट्रा। द ट्राइबल कल्चर ऑफ द पीपल लिविंग इन अरुणाचल प्रदेश इज़ यूनिक इन इट्सेल्फ एंड इज़ वर्थ विजिटिंग। ये कह रहे हैं जो यहाँ के ट्राइबल कल्चर है, पीपल जो यहाँ का ट्राइबल कल्चर है लोगों का, यहाँ जो ट्राइबल लोग हैं उनका जो कल्चर है अरुणाचल प्रदेश का, मतलब जो अरुणाचल प्रदेश में जो लोग रह रहे हैं उनका ट्राइबल कल्चर भी बहुत यूनिक है उनके लिए और बहुत ज़्यादा वर्थ विजिटिंग है, मतलब बहुत कीमती है। तो यहाँ पर हमारा अब दोनों का हमारा रीडिंग कंप्लीट हो गया। अब आ जाते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज जो हमारा काम है। तो ग्लॉसरी आपको ये याद करनी होती है, तो इसे आप याद कर लिया करिए, इसमें से भी हम हो सकता है एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन बन जाएं, ठीक है। ये आपको बस याद करनी होती है, कॉपी में नहीं करना होता है। चलिए इसकी एक्सरसाइज पे आइए, 1 बाय 1 इसकी एक्सरसाइज करेंगे। पहला चूज द करेक्ट आंसर, जो कि हमें किस में करना होता है, कॉपी में नहीं करना होता है, बुक में ही रहने देना होता है। चलिए तो इसे करते हैं। पहला हमारा 1 बाय 1 इसे डायरेक्ट करते जाएंगे। ए में देखिए यहाँ पर चूज द करेक्ट आंसर फर्स्ट है इसका, इन विच कॉन्टिनेंट इज़ अमेजोन लोकेटेड। ये कह रहे हैं अमेजोन किस कॉन्टिनेंट में है, नॉर्थ अमेरिका में, यूरोप में, साउथ अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में। तो जो हमारा कॉन्टिनेंट अमेजोन जो है वो किस कॉन्टिनेंट में है, साउथ अमेरिका में, तो हमने सी पर टिक कर दिया है, ठीक है। आप भी सी पर टिक कर दिए। सेकंड है कोलकाता इज़ लोकेटेड ऑन द रिवर। ये कह रहे हैं कोलकाता लोकेटेड है किस रिवर पे, मंदाकिनी पे, हुगली पे, भागीरथी पे या गंगा पे। तो कोलकाता हमारा कहाँ पर है, हुगली नदी के पास है, हुगली नदी के ऊपर हमारा लोकेटेड है, ठीक है। तो यहाँ पर लगाएंगे बी, हुगली। थर्ड है बंगाल टाइगर इज़ फाउंड इन माउंटेन डेल्टा एरियाज रेन फॉरेस्ट अमेजोन। हमारा जो बंगाल टाइगर है वो कहाँ पर मिलता है, माउंटेन वाली जगह पर, डेल्टा एरिया में, रेन फॉरेस्ट में या अमेजोन में। तो अभी मैंने बताया था डेल्टा रीजन में मिलता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, बंगाल टाइगर इज़ फाउंड इन डेल्टा एरिया, तो इसका हो गया बी पर टिक कर दिए। पहले का हमारा क्या है सी, दूसरे का क्या है बी, तीसरे का क्या है बी। चौथा देखिए टोकॉन्स आर अ टाइप ऑफ बर्ड। टोकॉन्स क्या होते हैं, ये एक तरह की बर्ड होती है, जो मैंने अभी आपको पीछे पिक्चर दिखाई थी बर्ड्स की, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन हो गया इसका ए। थर्ड है मैनुइक इज़ द स्टेपल फूड ऑफ। ये मैनुइक जो है स्टेपल फूड है कहाँ का, अफ्रीका का, रेन फॉरेस्ट का, गंगा बेसिन का, अमेजोन का। तो रेन फॉरेस्ट का जो मैनुइक है वो क्या है, स्टेपल फूड है, ठीक है, जिसे हम कसावा भी कहते हैं। तो इसका क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी हो गया, रेन फॉरेस्ट। नेक्स्ट देखिए फिल इन द ब्लैंक्स, जो कि आपको ये भी बुक में ही रहने देनी है, बुक में ही करनी है। पहला है इसका क्लाइमेट नियर द इक्वेटर इज़ वार्म एंड ह्यूमिड। जो हमारा क्लाइमेट होता है इक्वेटर के करीब वो कैसा होता है, वार्म होता है यानी गर्म होता है, और ह्यूमिड होता है। सेकंड है इंडिया इज सब ट्रॉपिकल टाइप ऑफ, इंडिया है सब ट्रॉपिकल टाइप ऑफ क्लाइमेट। इंडिया का क्लाइमेट कैसा होता है, सब ट्रॉपिकल टाइप का क्लाइमेट है। थर्ड है द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर कॉल्ड लंग्स ऑफ प्लानिट इन द अमेजोन बेसिन। अमेजोन बेसिन में जो हमारे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हैं उसे हम किस नाम से जानते हैं, लंग्स ऑफ प्लानिट के नाम से, LUNGS, लंग्स ऑफ प्लानिट, PLANET, प्लानिट। इसकी स्पेलिंग तो आपको आती होगी। और ये हमने यहाँ पर 2 कॉमा लगा रखे हैं, ऐसे एक इधर और एक इधर। फोर्थ है द नेम ऑफ ब्रह्मपुत्रा रिवर इज इन तिब्बत इज। ये बताइए जो ब्रह्मपुत्रा नदी है तिब्बत के अंदर, उसे क्या कहा जाता है। जब वो तिब्बत चाइना से बहती हुई ब्रह्मपुत्रा आती है तो वहाँ पर उसे कहते हैं सेंगपो, टी साइलेंट है, ठीक है, सेंगपो के नाम से जाना जाता है, सेंगपो रिवर। और हमारे इंडिया में आके हम उसे कह देते हैं ब्रह्मपुत्रा, ठीक है। तो इसका नाम क्या है, तिब्बत में क्या कहते हैं इसे, जब चाइना से आती है तो सेंगपो, यानी वो पूरी चाइना से बहती हुई जाती है। फिफ्थ है द फ्लैश ईटिंग फिश इज़ फाउंड इन द अमेजोन रिवर। वो कौन सी मछली थी जो कि गोश्त खाती है, अमेजोन रिवर में मिलती है, वो उसका नाम था पिराना। क्या नाम है उसका, पिराना। अब नेक्स्ट हमारा काम क्या है, आंसर दीज क्वेश्चन इन ब्रीफ, ठीक है। 1 बाय 1 हम आंसर दीज क्वेश्चन करेंगे। एक्सरसाइज सी और एक्सरसाइज डी दोनों हमें किस में करनी है, इन कॉपी। मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, ठीक है, ये भी कॉपी में और ये भी कॉपी में, ये दोनों हमें कॉपी में करना है। इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए एक्सरसाइज सी में, डिस्क्राइब द क्लाइमेटिक कंडीशन ऑफ गंगा ब्रह्मपुत्रा बेसिन। गंगा ब्रह्मपुत्रा क्या, गंगा और ब्रह्मपुत्रा बेसिन, गंगा ब्रह्मपुत्रा बेसिन जो है उसका हमें क्लाइमेटिक कंडीशन बतानी है। पेज नंबर 128 पर इसका आंसर है, पेज नंबर 128 पर। तो यहाँ पर देखिए पेज नंबर 128 पर ये रहा, पेज नंबर 128 ओपन कर लिए, ये हमारा पेज नंबर 128 ये रहा। देखिए पेज नंबर 128 यहाँ पर नीचे देखिए इस जगह पर
आंसर नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज सी है हमारी। ये देखिए पूरा यहाँ से ग्लाइमेटिक कंडीशन गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की यहाँ तक देनी है। आंसर बड़े होंगे इसके, थोड़े डीप हैं, थोड़े बड़े आंसर होने चाहिए इसके और होंगे, ठीक है। यहाँ से लेकर पूरा ये पैराग्राफ आपका आंसर नंबर फर्स्ट हो गया एक्सरसाइज सी का। आंसर नंबर फर्स्ट है ये हमारा, ठीक है। आप इसे टिक कर लिए, पूरा है ये। फिर नेक्स्ट पर आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द वाइल्ड लाइफ ऑफ गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन। गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के जो वाइल्ड लाइफ है उसके ऊपर एक शॉर्ट नोट लिखना है। पेज नंबर 128 और पेज नंबर 129 पर है। हम इसके आंसर जल्दी जल्दी लिखवाएंगे, आपको बस टिक करना है। पेज नंबर 128 पर देखिए, यहाँ से शुरू होता है हमारा फेनोफोना से। द फ्रेश वाटर ऑफ गंगा एंड ब्रह्मपुत्र रिवर हैज़ लार्ज वैरायटी ऑफ फिश, पूरा ये। फिर उसके बाद मोस्ट ऑफ द पीपल लिविंग, यहाँ से शुरू होगा द फ्रेश से लेकर पूरा मोस्ट ऑफ द पीपल लिविंग। फिर 128 हो गया, ये पेज नंबर 128 हो गया। फिर नेक्स्ट ये क्या है, आंसर नंबर 2 है। आंसर नंबर 2 है, एक्सरसाइज कौन सी है, सी, ठीक है। यहाँ से हमारा शुरू हुआ द फ्रेश वाटर ऑफ द गंगा एंड ब्रह्मपुत्र से शुरू हुआ। फिर नेक्स्ट पेज यहाँ तक पूरा ये सब है, ये सब इन द गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन, ये सब लेके यहाँ से लेकर यहाँ तक। आंसर नंबर 2 एक्सरसाइज सी यहाँ खत्म हो रहा है, ठीक है। ये हमारा पेज नंबर कौन सा है, 129। 128 से हमारा यहाँ से शुरू हुआ, इस जगह से शुरू हुआ और अगले पेज पर इस जगह पर ख़त्म हुआ। आंसर नंबर 2 एक्सरसाइज सी का। आप इसे टिक कर लिए, नेक्स्ट पेज पर आ जाइए वापस। यहाँ पर हमने पेज नंबर लिख दिया 28 और 29, 128 129। नेक्स्ट, व्हाट मेक्स अ गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन अ फेमस टूरिस्ट स्पॉट, 129। किसकी वजह से, क्या ऐसा चीज़ है जिसकी वजह से जो हमारा गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन है वो टूरिस्ट स्पॉट बन जाता है। तो 129 पर, यानी इससे पिछले पेज पर ये रहा। देयर आर मैनी सेंटर्स इन दिस बेसिन विच अट्रैक्ट टूरिस्ट फ्रॉम ऑलमोस्ट एवरी कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। पूरा यहाँ से देयर आर से लेकर काजीरंगा तक, काजीरंगा, देयर आर से लेकर काजीरंगा नेशनल पार्क जो हमारा है यहाँ तक, ठीक है, काजीरंगा। ये आंसर नंबर 3 है एक्सरसाइज सी का, यहाँ तक, ठीक है। यहाँ तक पेज नंबर कौन सा है, पेज नंबर है हमारा 129। फिर से आ जाइए इसके एक्सरसाइज पर। क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट आर डिफरेंट एनिमल स्पीशीज़ फाउंड इन अमेजॉन बेसिन। अमेजॉन बेसिन में कौन कौन से डिफरेंट एनिमल स्पीशीज़ पाई जाती हैं। पेज नंबर 126 पर है इसका आंसर। आंसर नंबर 4, आंसर नंबर 4 126, ठीक है। तो 126 देख लिए, ओपन कर लिए आप यहाँ पर। आंसर नंबर 4 यहाँ से देखिए, यहाँ से शुरू हुआ हमारा आंसर नंबर 4, हमारा आंसर नंबर 4 यहाँ से शुरू है। एक्सरसाइज सी है अभी ये, यहाँ से शुरू है पूरा द ट्रॉपिकल से लेकर पूरा, पहले हमें एक्सेट्रा तक लिखना है। फिर बीच का सारा छोड़ के यहाँ से लिखना है मैनी से लेकर, फिर मैनी से लिखना है यहाँ से, पहले यहाँ से द ट्रॉपिकल से लेकर यहाँ तक, फिर उसी के आगे फुल स्टॉप लगाकर यहाँ से शुरू करेंगे मैनी से लेकर यहाँ तक अमेजॉन रिवर तक। ये हो गया आंसर नंबर 4 एक्सरसाइज सी। आंसर नंबर 4 एक्सरसाइज सी, यहाँ से शुरू यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, पेज नंबर 126। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, डिस्क्राइब द एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ इन द अमेजॉन बेसिन। अमेजॉन बेसिन में जो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ हैं वो डिस्क्राइब करना है। पेज नंबर 126 और 127 पर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, तो पहले 126 ओपन कर लिए आप और यहाँ देखिए, यहाँ से शुरू होगा हमारा आंसर नंबर 5। यहाँ से शुरू हो रहा है यूजुअली से, ठीक है। यहाँ तक ये दूसरा आंसर है, यहाँ तक तो दूसरा आंसर है। ये जो मैंने अंडरलाइन कर रखा है ये, तो आंसर नंबर 5 मैंने छोटा सा यहाँ पर लिख रखा है। आंसर नंबर 5 एक्सरसाइज सी यहाँ से शुरू है, यूजुअली से लेकर पूरा। यूजुअली मैन आर एंगेज इन हंटिंग एंड फिशिंग वेयर एज वुमेन टेक केयर ऑफ द क्रॉप ग्रोन लाइक टैपुका, पाइनएप्पल एंड स्वीट पोटैटो। द स्टेपल फूड इज मैनुइक, दा नहीं दे नहीं दा, ये हटेगा। द स्टेपल फूड इज मैनुइक ऑल्सो नोन एज कसावा। नेक्स्ट पेज पर, ठीक है। यहाँ से शुरू हो रहा है पेज नंबर 126 से हमारा, यहाँ से यूजुअली से हमारा आंसर नंबर 5 एक्सरसाइज सी का शुरू हुआ। फिर नोन एज के बाद अगले पेज पर पेज नंबर 127 पर आइए, कसावा, यहाँ से लेकर यहाँ तक आंसर नंबर 5 एक्सरसाइज सी यहाँ पर ख़त्म होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आंसर नंबर 5 के बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ही तो है एक्सरसाइज डी का। तो इसका देखिए, गिव एन अकाउंट ऑफ क्लाइमेट इन ट्रॉपिकल रीजन। ट्रॉपिकल रीजन का जो क्लाइमेट है उसका हमें अकाउंट देना है, मतलब सिंपली उसके बारे में बताना है। तो आंसर नंबर फर्स्ट है हमारा 126 पर, क्या 126 पर, तो 126 पर इसका आंसर देखिए बच्चों, ये रहा आंसर नंबर कौन सा है 3। तो ये रहा आंसर, सॉरी आंसर नंबर फर्स्ट, आंसर नंबर फर्स्ट है हमारा यहाँ से एस से लेकर पूरा यहाँ तक, ठीक है। आंसर नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज डी का। आंसर बड़े हैं मगर आपको करने पड़ेंगे, मैं इसमें से कुछ नहीं हटा सकता, सब बताना पड़ेगा मुझे। 30 डिग्री से 35 डिग्री, 21 से 45 डिग्री पूरा बताना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक हो गया हमारा आंसर नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज डी का। पेज नंबर हमारा 126 है।
इसे टिक करने के बाद वापस आइए क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, वाई आर रेन फॉरेस्ट डिप्लीटिंग, ये करें रेन फॉरेस्ट डिप्लीट क्यों हो रहे हैं, कम क्यों हो रहे हैं, तो 127 पर इसका आंसर है, पेज नंबर 127 पर क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज डी का 127 पर। यहाँ से देखिए द वेरियस डेवलपमेंट से लेकर पूरा यहाँ पर आंसर नंबर 2 हो गया एक्सरसाइज डी का 127, पेज नंबर 127, यहाँ से लेकर द वेरियस से लेकर पूरा अमेजॉन बेसिन तक आंसर नंबर 2 हो गया एक्सरसाइज डी का। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, राइट अ नोट ऑन द लाइफ ऑफ अमेजॉन रेन फॉरेस्ट, अमेजॉन रेन फॉरेस्ट की जो लाइफ है, जो यहाँ के लोग हैं उनके ऊपर नोट लिखना है, पेज नंबर 126 पर, पेज नंबर 126 पर क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज डी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर देखिए, ये रहा पीपल ऑफ द रेन फॉरेस्ट, यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक आपको जो लिखना है ये है आंसर नंबर 3, आंसर नंबर 3 एक्सरसाइज डी का द अमेजॉन रेन फॉरेस्ट से लेकर पूरा यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक। और यहाँ से तो ये दूसरा आंसर है, आंसर नंबर 5 एक्सरसाइज सी का, जो मैंने अभी आपको बता दिया। अमेजॉन रेन फॉरेस्ट से लेकर यहाँ तक क्या हो गया आपका, ये हो गया आंसर नंबर 3 एक्सरसाइज डी का, पेज नंबर 126। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज़ मेलोका एंड व्हाट काइंड्स ऑफ हाउसेज आर फाउंड इन रेन फॉरेस्ट रीजन, ये हमने कट करा दिया है 5th, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, गंगा ब्रह्मपुत्र और अमेजॉन बेसिन के बीच में डिफरेंट पूछ रहे हैं, बहुत ही बड़ा है ये। व्हाट इज़ मेलोका, मेलोका क्या है, किस तरह के हाउसेज जो है हमारे यहाँ पर इस रीजन में पाए जाते हैं, तो 127 पर है इसका आंसर, 127, पेज नंबर 127 ओपन कर लिए। यहाँ पर देखिए, मोस्ट ऑफ द ट्राइबल यूज वुड और बिल्डिंग फॉर बिल्डिंग हाउसेज, सम लिव इन थैच हाउस वाइल लुक्स लाइक बिहेव्स, ठीक है, पूरा यहाँ से लेकर आपको मेलोका तक लिखना है, ये हो गया आंसर नंबर 4 एक्सरसाइज डी, क्या आंसर नंबर 4 एक्सरसाइज डी हो गया यहाँ से यहाँ तक, पेज नंबर कौन सा है, पेज नंबर 127, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक आपका पूरा हो गया आंसर। उसके बाद हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट, ये वाला क्वेश्चन हमें करना नहीं है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसके कंटेंट पे जल्दी से आइए, हमारा ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया है और हमने ये एक ही पार्ट में किया है, तो इसके कंटेंट ओपन कर लिए जल्दी से, स्टार्टिंग वाले पेज पर आइए, कंटेंट ओपन करके यहाँ देखिए बच्चों, हमने ज्योग्राफी का ये वाला चैप्टर पार्ट 10 में कंप्लीट कर दिया। अब नेक्स्ट हमारा बचा है चैप्टर नंबर 20, जो कि हम नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टाइम हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। सो थैंक यू वेरी मच, अस्सलामु अलैकुम।